स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और अच्छे नोट पर तो हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मिड वीक सेशन आज का पूरी की पूरी तरह नेगेटिव साइड पर आपको होते हुए दिख रहा है। 1.5 से 2% का कट आपको बाजार में आते हुए दिख रहा है। बड़ी बड़ी गिरावट है। 3 हफ्ते के निचले स्तर पर भारतीय बाजार आपको आते हुए दिख रहे हैं। एसेंशियली जो बजट के दिन या बजट के दिन के आसपास गिरावट हुई थी, वही लेवल्स अब बाजार आपको टेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। 3 हफ्ते में पहली बार 40,000 के नीचे आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिखा है। एग्जैक्टली उसी लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है और निफ्टी ने भी 17,600 का स्तर छोड़ा है। सेंसेक्स ने तो थोड़ी देर पहले ही 60,000 का लेवल तोड़ दिया था, वहां से भी 200 सवा 200 पॉइंट्स गिरते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस स्क्रीन्स आपको भारी गिरावट आती हुई दिख रही है। कोई भी एक सेक्टर ऐसा नहीं है जो इस समय होल्ड करते हुए दिख रहा है। मेटल्स यहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली है। पीएसयू, बैंक्स, रियल एस्टेट, एनर्जी, इंफ्रा, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, बाकी काउंटर्स भी गिर रहे हैं। फार्मा जो होल्ड आउट कर रहा था वो भी अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। ऑयल एंड गैस में भी गिरावट है। कैपिटल गुड्स, आईटी, ये सारे के सारे काउंटर्स आपको दिन गिरते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं पर भी इस समय बाजार में सहारा आपको आते हुए नहीं दिख रहा है। बैंक्स और फाइनेंशियल ऑफ कोर्स यहीं पर आपको सबसे ज्यादा गिरावट दिख रही है। ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का कट आ रहा है। कितना बड़ा गिरावट का कंपोनेंट है। सारे के सारे 12 के 12 बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वहां पर गिरावट है। पीएसयू ले लीजिए, प्राइवेट ले लीजिए, दिग्गज प्राइवेट ले लीजिए, वहां पर अभी ज्यादा बिकवाली आई। तो जो ये फ्रेश सेलिंग आई है, जो आप देख रहे हैं कि बाजार फ्रेश निचले स्तर पर है, वो दिग्गज प्राइवेट बैंक्स में जो बिकवाली आई है उसकी वजह से होते हुए दिख रहा है। तो कमजोर नजरिया है। कल है एक्सपायरी, अब ये एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन है या फिर ग्लोबल मार्केट्स की कल जो भारी गिरावट 700 पॉइंट की हमने डाउ में देखी थी, उसके बाद आज सुबह डाउ फ्यूचर्स ठीक थे, अब वो भी नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहे हैं। उसका इंपैक्ट है। क्या रशिया यूक्रेन में कुछ हुआ है या फिर कुछ और टेंशन है रेट्स को लेकर स्पेशली, जिसकी वजह से बाजार में इतना भारी भरकम गिरावट है, ये हम देख रहे हैं इस समय। बट अहम लेवल तीनों इंडेक्सेस पर, बैंक निफ्टी, निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स, ये अभी अभी हमने तोड़े हैं। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तो नहीं, आफ्टरनून ही बोलूंगा। जो सुबह हम बात कर रहे थे एक बार कि बजट डे लो के आसपास जाने की कोशिश करता है, बजट डे लो तो नहीं आया। 3 फरवरी के बाद के आप निचले स्तर पर आ गए जी, और 40,000 तोड़ा है, 17,600 इंट्राडे में। ये तो दोनों लेवल तोड़े हैं, क्या मायने बन रहे हैं इसके सर? खराब तो ही 2 दिनों से आप बहुत बड़ी गिरावट से शायद इस वजह से बचे हुए थे कि एफआईएस की सेलिंग का प्रेशर नहीं था, और आज के लिए क्रूशियल वही था। हम यही बात कर रहे थे कि अब तक नहीं बेच रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन ग्लोबल मेल्टडाउन के बीच में नहीं बेचेंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। उसका जवाब शायद स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आज की गिरावट दीप ये बता रही कि हो सकता है थोड़ी एफआईएस की तरफ से आज बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिले। किसी भी लेवल से आप उठ नहीं पाए हैं, लगातार आप गिर रहे हैं, हर एक लेवल से नीचे ही आ रहे हैं। अब दिन भर में क्या हुआ है वो इम्पोर्टेंट कम है, 3:30 बजे क्या होता है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि जो गिरना था गिर चुके हैं और शायद थोड़ा और भी गिर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज सुबह की शुरुआत ही हमने 2 लेवल्स के साथ की थी कि सबसे इम्पोर्टेंट आज आपके लिए 2 लेवल हैं। क्लोजिंग बेसिस पर 17,600, बजट के दिन भी आपने 17,353 का लो बनाया और उसके आसपास जितना भी फॉल हुआ आपने 17,600 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देखी है। बिल्कुल। तो अगर आज आप 17,600 के नीचे की क्लोजिंग देते हैं तो आपका ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 40,347 की क्लोजिंग वर्स्ट थी, उसके नीचे की क्लोजिंग हमने नहीं देखी। 300 भी मान ले तो अगर आज 40,300 के नीचे बंद होते हैं आप 25-50 पॉइंट का आप कुशन रखकर, तो आप बेहद खराब है। सो आई थिंक 3:30 बजे तक हम रिकवर हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये क्लियर। रिकवर होकर अगर हम 40,350 के ऊपर क्लोज दे देते हैं या 17,600 के ऊपर क्लोज दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खतरे से खाली हो गए, सब ठीक हो गया और कल से बड़ा तेज भागना शुरू कर देंगे। लेकिन एटलीस्ट आप एक इंपॉर्टेंट लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर बचा पाए हैं, बस उतनी आपके लिए राहत की बात है। ये तो क्लोजिंग बेसिस पर। डेली इंट्राडे बेसिस पर अब आपको 2 लेवल दूंगा, एक निफ्टी का और एक बैंक निफ्टी का। 17,350, 17,450 अगला अहम और बड़ा सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, जहां पर ये कहीं कहीं रुकने की कोशिश करेगा। 17,350, 17,450, और वो रेंज ऐसी होगी जहां पर आपको शॉर्ट कविंग और एक बार करनी चाहिए। बैंक निफ्टी पर वो लेवल है 39,425 से 39,500 का, यहाँ से 500 पॉइंट नीचे। और निफ्टी का जो लेवल है यहाँ से करीबन 100 से 200 पॉइंट नीचे की रेंज है। 17,350, 17,450 निफ्टी की सपोर्ट रेंज होगी, और बैंक निफ्टी की 39,425, 39,500, ये 2 बड़े लेवल है। और क्लोजिंग बेसिस पर 17,600,
40-350 इन दो पर रखनी है नजर, सिंपल। ठीक है सर। मतलब अब ऐसे टाइम पे आप और कोई डायरेक्शन लेने की कोशिश करें भी ना। हाँ। और ऐसा भी नहीं कि कोई डाउ फ्यूचर्स बहुत खराब हो गए हैं, कुछ है अभी भी 8-10 पॉइंट ऊपर नीचे है। कल 700 पॉइंट घटने के बाद डाउ आज एग्जैक्टली क्या करेगा पता नहीं, फिर 700 घट जाएगा। रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के जो कुछ भी बयान चल रहे हैं, आई थिंक फ्रेश बिकवाली थोड़ी उस वजह से भी आती हुई दिखी है। yes, कि CNN ने कोई खबर डाली है कि शायद अमेरिका के राष्ट्रपति जब बाइडेन साहब गए तब एक रशिया की तरफ से परमाणु परीक्षण होना था, लेकिन चूंकि वो फेल हो गया इसलिए किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और इसलिए पुतिन साहब ने उसकी चर्चा नहीं की। मैं तो बोल रहा हूँ फेल होने में आप 700 घट गए, पास हो जाता तो क्या करते? बिल्कुल। अगर परीक्षण आपका पास हो जाता तो पता चला कि फिर तो मतलब कोहराम ही हो जाता। तो आई डोंट नो कितनी सही है गलत है, खबरें सारी सोर्स बेस्ड होती है, बट मार्केट क्या है, गिरने का बहाना चाहिए। 700 पॉइंट आप डाउ पे करते तो आप वैसे ढीले होते हो, और हम 3-4 दिन से ऐसे ढीले होके पड़े हैं। शुक्रवार से जिस तरह से हमारी पिटाई हो रही है, बढ़ने में 15 दिन लगाते हैं, घटने में 5 दिन भी नहीं लगते, 5 दिन भी ज्यादा बोल दिया। सो आई थिंक उस हिसाब से ढीले मार्केट में किसी तरह का हल्का भी खराब खबर आता है तो वो गिरने में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। उसके ऊपर से ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। FIs की बिकवाली का प्रेशर कम था, हल्की फुल्की खरीदारी थी तो आप नहीं गिरे थे, और अब अगर आज FIs के डेटा भी नेगेटिव होने लगे तो फिर आपके लिए बढ़ने और रुकने के लिए कोई खास वजह है नहीं। सो बेहतर यही है कि बजाय ये कि काफ़ी लोग अब ये पूछ भी रहे हैं ये इतना खराब माहौल है, खरीदें क्या। अब काफ़ी लोगों के मुंह में पानी आ रहा, आना भी चाहिए, गलत भी नहीं है कि भाव ऐसे दिखते हैं कि आपको खरीदना चाहिए, लेकिन यही वाली बात है कि अगर आप ये सोचें कि आज खरीदूं मैं और कल इसके नीचे ना दिखे तब तो आपको नहीं खरीदना है। हाँ। कि मतलब बिल्कुल, मतलब मैं एक दिन और 500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे नहीं देखना चाहता, या फिर मैं एक दिन और 200 पॉइंट निफ्टी नीचे नहीं देखना चाहता, तब तो वो टाइम नहीं आया। बाकी इन्वेस्टर्स के लिहाज से अगर किसी को करना है तो आप टुकड़ों टुकड़ों में पैसा लगाइए कि 17,500 पे थोड़ा लगाऊंगा, 40,000 की बैंक निफ्टी पे थोड़ा लगूंगा, यही बैंक निफ्टी 39,000 आएगी तो और ऐड करूंगा, 17,300 निफ्टी आएगा तो थोड़ा और ऐड करूंगा। वो टुकड़ों में जिसको SIP करनी है या STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जो होता है कि मैं 5 या 10 इंस्टॉलमेंट डालना चाहता हूँ तो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो टाइम आ रहा है जहाँ इन्वेस्टर्स के लिए आप अगले 15 दिन महीना भर आप धीरे धीरे हर फोल पे लगाने का सोचें। जरूरी नहीं कि 1 या 2 इंस्टॉलमेंट, आप इंस्टॉलमेंट बढ़ा लो, जितना डर ज्यादा लगे उतने इंस्टॉलमेंट बढ़ा दो। भाई आपको लगता है मुझे डर ज्यादा नहीं है तो एक ही बार में डाल दो। आपको डर जितना आपको लगे बहुत ज्यादा डर है, 1000 पॉइंट और घट जाएगा बैंक निफ्टी, 15,200 आ जाएगा, 16,500 आ जाएगा, तो आप अपने डर के हिसाब से अपनी इंस्टॉलमेंट बढ़ा लो, उस लेवल तक की बढ़ा लो जो लेवल आपको लगता है कि भाई हाँ 15,200 आ गया तब तो मैं लगाऊंगी, 16,500 आ गया तो मेरे हिसाब से 17,300 ही बॉटम है। अलग अलग व्यू हो सकता है, अब किसका व्यू और कौन सा सही होगा एग्जैक्टली वो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी रिस्क के मैनेजमेंट के हिसाब से, और चूंकि अब पहले से पड़े हैं आपके पास शेयर, और दिक्कत हुआ कि अब पहले से पड़े उसका क्या करें, आप तो नए वाले की बात करो या तो पुराना ही नहीं संभल रहा, करेक्ट। तो पुराना नहीं संभल रहा, मैं इसीलिए हमेशा रोज यही बोला जाता है कि स्टॉप लॉस को या तो फॉलो करो या पुट ऑप्शन लेके जाओ। वो फैशनेबल थोड़ी है रोज बोल देना कि पुट ऑप्शन हमने बोल दिया जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं। वो एक डिसिप्लिन है जो आपको मैनेज करना जरूरी है, और स्पेशली कमजोर बाजार में। सो आई थिंक अब आपके लिए क्या है उसका क्या करें, उसका जवाब अभी नहीं है, 3.20 पर है। 3.20 पर अगर 17,600 के नीचे बंद होगा तो मैं अभी से जवाब दे रहा हूँ, छोड़ देना 40,300 के नीचे बंद होगा, छोड़ देना, सिंपल। ये जवाब अभी यही है मेरे पास में। गॉट इट। हाँ, अब इतना रुके तो क्लोजिंग तक और रुको। अब क्लोजिंग में आप बोलो 500 और बैंक निफ्टी निकल गया तो निकल सकता है, वो रिस्क तो हमेशा होती है, 500 चढ़ भी सकता है, यू नेवर नो। अब क्या करना मतलब। हाँ, तो हो ही गया ना। अब ये है कि क्लोजिंग का इंतजार कीजिए, डे वाले स्टॉप लॉस तो सारे ट्रिगर हो ही चुके हैं, हो गए, बिल्कुल करेक्ट। सो डिसिप्लिन कहीं न कहीं तो रखना पड़ेगा, नहीं रखा तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से सोच रहे हो तो फिर टुकड़ों टुकड़ों में लगाने के बारे में सोचिए। तो ये वक्त बन रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, अच्छा। हाँ, इन्वेस्टर के लिए तो बन ही रहा है दीप, और जितना ज्यादा डरे उतनी ज्यादा स्प्रेड करो इंस्टॉलमेंट, जितना कम डरे उतना ज्यादा एक साथ डालो। ठीक है सर। अब किसको कितना डरे वो आपके अंदर है, मेरा डर मेरे साथ है, आपका आपके साथ है। हाँ। बिल्कुल ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो चलिए ये आपके लिए बाजार पर अनिल जी की राय। स्टॉप लॉसेस तो हिट हो गए, अब अपने रिस्क के हिसाब से पोजीशन मैनेज करें। आइए फिर अहम ट्रिगर्स, वैसे तो अब दिख ही रहा है कल की एक्सपायरी से पहले बड़ा इम्पैक्ट, बट ट्रिगर्स क्या है और साथ ही खबरें क्या है जानते हैं। अरमान और कुशल हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स।
बिल्कुल। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में महिंद्रा सीआई के नंबर्स तो एक आएंगे ही, साथ ही जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है दोनों ही आरबीआई की, एमपीसी की और यूएस की फेड की जो बैठक हुई थी उनके मिनट्स जारी होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ से इन दोनों जो मिनट्स हैं इनसे क्या बाजार ट्रेंड लेता है ये देखना होगा कि कल के सत्र में किस तरह का रिएक्शन आता है। कल के दिन में कैश सेगमेंट से केएसबी लिमिटेड, सनोफी इंडिया और इनके व्हील्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही एनएससी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की जो ट्रेडिंग है उसका समय बढ़ा देंगे, 3:30 से बढ़ाकर अब 5 बजे यहाँ पर ये बंद होगा। तो सुबह 9 से 5 अब इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग हो सकेगी। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर अंतरिम डिविडेंड दिया था तो ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान के बाजारों में छुट्टी रहेगी। और यूएस का जो चौथी तिमाही का जीडीपी आंकड़ा है वो आपके सामने भी आता हुआ दिखेगा। जनवरी महीने का सीपीआई आंकड़ा यूरोप का, ये ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट होगा कल के दिन में। जहां तक शुक्रवार 24 फरवरी की बात है, कैश सेगमेंट से स्पाइस जेट बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर विचार करते हुए दिखेंगे। साथ ही एक्स डिविडेंड काफी सारे स्टॉक्स होने वाले हैं जिसमें अपोलो हॉस्पिटल्स, ओएनजीसी, पीएफसी, पीआई इंडस्ट्रीज, एनएमडीसी, सीएससी समेत पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, इन्होंने भी जो 30 रुपए का अंतरिम डिविडेंड दिया था, एक्स डिविडेंड ट्रेड हो जाएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ग्लोबल इवेंट ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन वॉर का 1 साल पूरा होता हुआ दिखेगा। साथ ही जापान, इसके जो नए इनकमिंग गवर्नर है काजुओ यूएड, ये एक इवेंट में हिस्सा लेते हुए दिखेंगे और इसमें इनकी पहली जो स्पीच है वो ये देते हुए दिखेंगे लोअर हाउस। गवर्नर साहब का नाम तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। काजुएड। क्या कुशल, इतना तो सब रट्टा लगवाया बताया था उस दिन। यूएडा। हाँ, यूएडा। सब हमारे महाराष्ट्र के लोग सब समझ गए। हाँ। यू तो सबको पता है इंग्लिश में, एडा सबको पता है मराठी में। बिल्कुल याद आया अब नाम? याद आ गया। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू गवर्नर साहब, बड़े आदमी हैं। हम खाली याद रखने के पर्पज से ये 2 शब्दों का संधि विच्छेद कर रहे हैं, बाकी पूरा सम्मान जापान के गवर्नर साहब के। याद हुआ? अगली बार भूलना मत प्लीज। नहीं, पक्का। बहुत मुश्किल से याद करवाया है। हाँ। क्या नाम है गवर्नर साहब का? काजुएडा। खाली सरनेम बोल दो चलेगा। अभी तो वो स्पीड में कुछ भी बोलते हैं, हम पिकअप ही नहीं कर पाएंगे। साथ ही जापान का जनवरी महीने का जो सीपीआई आंकड़ा है ये भी आपके सामने आएगा और यूके का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है फेब का, ये भी आपको आता हुआ दिखेगा। तो ग्लोबल इवेंट के लिहाज से काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं इस हफ्ते, तो इस पर नजर रखिए। ओके, तो ग्लोबल इवेंट्स तो हैं, इवेंट्स तो हमारे स्क्रीन पर इस समय प्ले हो रहे हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें क्या है आज की? जी, आज सबसे पहले अगर आप बात करेंगे फार्मा कंपनीज पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि एजी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है। यहाँ पर इन कंपनियों के लिए अच्छी खबरें आती हुई दिखी है क्योंकि एक लंबे समय से जो ओवर प्राइसिंग मामला है उस पर सरकार जो है उसका उस मामले को निपटाने के लिए अब जो है तैयार है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि फार्मा कंपनीज इस ओवर प्राइसिंग मामले में कई समय हो गया जहां से वो चाह रही थी कि ये मामला निपटे, और इसके बाद अगर बताया जा रहा है कि लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ जो है सरकार को मिलने की उम्मीद है। जूट कंपनीज पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि सूत्र के हवाले से ये भी खबर आती हुई दिखी है कि अनाज पैकेजिंग के लिए 100% जूट की जो है पैकेजिंग को कैबिनेट की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि अगर आप जूट पैकेजिंग को अनिवार्य करने के लिए अगर आप शुगर के हिसाब से बात करेंगे तो वहां पर भी 20% जूट पैकेजिंग के लिए जो है मंजूरी कैबिनेट की मिल चुकी है। एचडीएफसी बैंक रोटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए उन्होंने एक लुलु एक्सचेंज के साथ जो है वो करार किया है और भारत और मिडिल ईस्ट के बीच जो भुगतान किया जाएगा उसके लिए इन्होंने करार किया है। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर कंपनी को लगभग 150 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। सेंट गोबियन की बात करें तो ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि यूपी तिवेगा फाइबर ग्लास जो एक कंपनी है उसके अधिकरण जो है कंपनी करने वाली है। ब्लॉक डील्स है, डिलीवरी में 1.7% इक्विटी की अगर आप बात करेंगे लगभग 1.2 करोड़ शेयर्स हैं। सिटी यूनियन बैंक में 10 लाख और गेल में भी 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें जिन पर आज हुआ है अब तक एक्शन। इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे क्योंकि अभी हमें निकालना है 1.25 घंटा और 3:30 बजने में काफी लंबा वक्त है। ओके, कौन कौन आए हिम्मत करके जरा एक बार चेहरे दिखाइए। बंसल जी आए हैं, तन और मन दोनों से साथ हैं और सुमित जी भी बड़े खोज में लगे हुए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ठीक पिछले 3 दिनों से सुमित जी ने भर भर के शॉट खोल दिए, मतलब कहाँ से ट्रक लोड लेकर आए 3 दिन से। अब देखना पड़ेगा सुमित जी का मूड कहाँ बदलता है। सचिन जी का भी स्वागत है, धर्मेश जी साथ में जुड़ चुके हैं, कुणाल जी आपका भी स्वागत है। बंसल जी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, अभी आपने बोला थोड़ा समय निकालना है तो अनिल जी एक चीज हाईलाइट करूंगा। देखिए हम लोग तो इंडियन है, देसी, वो यूएडा भी अनिल जी डिफिकल्ट नाम, मतलब कि जिसको लिखना बोलना मुश्किल है उसका भी तरीका निकाल लेते हैं।
बट ये विदेशी लोग अनिल जी अगर हिंदुस्तान आए और इनको अनिल सिंह भी बोलना पड़े हाँ। तो इनको वो भी भारी पड़ता है। अनिल जी अलग अंदाज में बोलते हैं, मतलब नो आई डोंट थिंक सो। तो समझ में नहीं आएगा कि किसका नाम पुकार रहे हैं अनिल जी, उसको भी अलग अंदाज में बुलाते हैं ये। आई डोंट थिंक सो। वेरी पॉपुलर नेम, इजी टू रिमेम्बर। अनिल तो बोल ही पाया। बंसल जी याद कराओ जिनको नहीं आता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन चलिए बढ़िया है, मुश्किल नाम याद रखने का मजा ही अलग है। और खास तौर से रशिया वालों के नाम बड़े मुश्किल होते हैं, कुछ जगह के बड़े मुश्किल है। बाकी ये तो ठीक है। मेरे को तो ज्यादा चाइना वालों के मुश्किल लगते हैं। होते 2-3 अक्षर के, लेकिन सब एक जैसे लगते हैं। हुआ ही ये मतलब समझ नहीं आता, वो बहुत मुश्किल पड़ता। हाँ भगवान जाने, वो मैंने ट्राई भी नहीं की, इसलिए कई बार ऐसा होता है लंबा वाला जल्दी याद हो जाता है। हाँ लंबा वाला याद हो जाता है, करेक्ट। जैसे चेकोस्लोवाकिया बड़ा आराम से याद हो जाता था। हाँ स्पेलिंग भले ही नहीं आती हो, नाम तो याद हो जाता था। करेक्ट। आइए करते शुरुआत सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी वाला। सचिन जी फरमाए सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट में अभी वीकनेस एक्सेलरेट हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो स्ट्रेंथ वाले पॉकेट है वहां पर भी मुनाफा वसूली हो रही है, और उसकी वजह से काफी दबाव हो रहा है। ऑलरेडी आईटी में डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा था, अभी मुझे लग रहा है ऑटो में भी कहीं जाकर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड उसी लिहाज से मुझे लग रहा है M&M का जिस तरीके से सेटअप है, यहाँ पर फ्रेश बिकवाली की जा सकती है। सो जो लेवल्स है वो है मार्च सीरीज के, मुझे लग रहा है यहाँ पर 1335 के आसपास फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए M&M में। टारगेट यहाँ पर एक ही दूंगा मैं, लगभग अराउंड 1295 का। एंड जिस तरीके से इसकी ओपनिंग रही है लगभग अराउंड 1342, आई थिंक इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती तब तक आई थिंक थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर हावी रह सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। सो फ्रेश बिकवाली अभी करनी है M&M के फ्यूचर्स में। ये पर्टिकुलर ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है 1340 के पुट ऑप्शन द्वारा। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर अभी ऑटो, IT, इन सारे पॉकेट्स में भी थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है। डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर नोट कर लें। 1340 का पुट खरीदने की राय सचिन जी ने अपने क्लाइंट्स को भी दी है, और अब महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर उनकी तरफ से फ्रेश बिकवाली की राय है। 1325 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1335 तक आप बेचिए। ऊपर में फ्यूचर्स लगभग 1333 के आसपास है। 1342 का स्टॉप लॉस होगा, 1295 के टारगेट। आइए धर्मेश जी से भी बाजार पर एक राय ली जाए। वैसे तो उन्होंने संकेत दे दिए राय, उनके बाजार के बारे में उनका क्या व्यू है। दिखाइए धर्मेश जी को, कहाँ है, आ तो गए ना? हाँ आ गए थे, और मैंने विंडो में देखा भी था उन्हें। तो विंडो में धर्मेश जी ऐसे आंख मसलते हुए पाए गए। तो धर्मेश जी मतलब आंख में कुछ गिर गया या वो आंसू पोंछ रहे थे आप? जी जो आपको आंख में कुछ गिर गया था, वो बाल आ जाता है थोड़ा सा। नहीं अगर आज तो अगर मूड माहौल के हिसाब से अगर थोड़ा पूछना भी पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं है, सही है। मतलब हाल ऐसा बुरा है। जी सर, डायरेक्शन बताएं एक बार बाजार का। अली जी देखिए, डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही है बाजार का। ये गिरावट आ रही है और सेलिंग है थोड़ा कमजोर, वॉल्यूम्स कम है, तो उसका फायदा उठाया जा रहा है बाजार में। बट ओवरऑल तो मुझे, चाहे वो नंबर के नतीजे से देखें, जितने भी नतीजे आए हैं वहाँ पर कोई खास प्रॉब्लम तो दिखी नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए तो 850 को निफ्टी का EPS आना चाहिए इस पर। लार्ज कैप का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, और वो हमेशा अच्छा होता है क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप बाद में फॉलोअप करते हैं। मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। पिछले Q2 का अगर मार्जिन्स देखें, Q1 के मार्जिन्स देखें, तो वहाँ से इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखे सब मार्जिन्स में। और कमोडिटी का जो पीक लेवल से जो करेक्शन हुआ था, हालांकि पिछले 3-4 महीने वापस चला है, बट अगर ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन देखें तो वहाँ भी काफ़ी ठीक दिख रहा है। सेलेक्ट पॉकेट्स में ट्रैक्शन बनी रहेगी। IT शुड बी द विनर इन दिस, जो अभी यहाँ से मार्केट संभलता है वहाँ से आने वाले समय में। फॉलोड बाई मुझे लगता है थोड़ा बहुत फार्मा में चुनिंदा स्टॉक्स रहेंगे, और मेटल से वापस से अच्छे दिख रहे हैं। तो ये 3-4 ऐसे स्टॉक है। इंजीनियरिंग सेगमेंट तो चल ही रहा था, ABB, सीमेंस, वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। सो वहाँ पर भी एक्सटेंशन तो रहेगा। रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छे मतलब रुझान दिखने लगे हैं। चाहे महिंद्रा लाइफ सर्विसेज की बात करें, प्रेस्टीज की मैनेजमेंट के इंटरव्यू में सुन रहा था, वो भी काफ़ी बुलिश रख रहे थे। ओवरऑल रियल्टी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, तो वहाँ पर ट्रैक्शन था। तो इससे एंसिलरी जो डिवीजन है, जैसे KEI इंडस्ट्रीज हो गया, पॉलीकैब हो गया, फिनोलेक्स केबल्स हो गए, तो वहाँ पर भी है। तो अगर आपके बास्केट सही है तो ज़्यादा प्रॉब्लम। समर आ गया, इतनी जोरदार गर्मी जो दिखने को मिल रही है मुंबई में, उसका सीधा एडवांटेज वोल्टास जैसी कंपनियां ले रही है। सो मुझे लगता है वोल्टास, सिम्फनी, ये सब में भी ट्रैक्शन बनी रहेगी। ब्लू स्टार तो कभी करेक्ट नहीं हुआ था, वो चलता जा रहा है, वहाँ ट्रैक्शन आगे भी रहेगा। बट सेक्टर स्पेसिफिक करना पड़ेगा। मार्केट में ओवरऑल अली जी
जैसा आप बता रहे थे 17,300 400, मेरा भी वही लगता है कि उसके नीचे बाजार को फिसलना नहीं चाहिए। बास्केट भी सही है, सब कुछ सही है, व्यू भी सही है, खाली किस्मत ही खराब है जिस तरह से गिर रहा है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं रहा दीप कहीं पे भी। 17,600 के नीचे फ्री फॉल है निफ्टी, फॉल है, बिल्कुल 17,500 की तरफ बढ़ रहा है। ये तो मतलब ये तो खराब से खराब टाइम, जब बजट के वक्त वो अदानी ग्रुप के शेयरों का जो मामला हुआ इतना सब खराब, तब भी इतना नहीं गिरा जितना आज गिर रहा है। तो मतलब ये तो ऑफ लेट निफ्टी के 50 में से 48 शेयर नीचे। 48 कौन है दो शूरवीर जो ऊपर खड़े हैं? हाँ, उनका सम्मान किया। ऑल टाइम फेवरेट आर ओन आईटीसी। एक ही पॉजिटिव है, बचा अब एक ही पॉजिटिव। देखो मुसीबत में तो यही काम आया है 200 से 400 तक, राइट। तो ये है आईटी। अच्छा, डिविडेंड नहीं गिन रहे हम इसमें, बीच बीच में डिविडेंड को छोड़ के 200 से 400 तक आईटीसी अभी भी सेफ लगता है? धर्मेश जी, खरीदने लायक है कि अब थोड़ा छोड़ दें? अली जी, थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, बिकॉज आईटीसी का सहारा दोनों तरफ से मिल रहा है। मार्केट गिरने से जो लोग परेशान हैं उनको भी सहारा मिल रहा है, और जिन्होंने शेयर खरीद रखा है उनको मिल ही रहा है। मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज ये प्राइस टू परफेक्शन हो गया, अराउंड 25-26 के पी मल्टीपल पर आ गया है, और इसके बियॉन्ड इसके प्राइस में ट्रैक्शन आना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज जो सिगरेट वॉल्यूम बिजनेस है वो तो उसी से हिसाब से चलता रहेगा। वहाँ तो सरकार ने एक्साइज में भी कुछ खास किया नहीं, और 3 साल से उसका एडवांटेज इसको मिल रहा था, जिसके कारण इसकी री रेटिंग कस के हुई। 2 फैक्टर थे कि ESG का था, दूसरा एक्साइज ड्यूटी हाइक नहीं होने का जो उनको एडवांटेज था। बाकी जो बिजनेसेस है उसमें इंडियन होटल्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है, तो उसका भी बेनिफिट मिल रहा है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड खराब माहौल में 5 से 10% और रहेगा, बट अगर माहौल सुधर जाता है बाजार का, बाजार संभल जाता है आज के एक्सपायरी के बाद, एंड यहाँ पर बेस बना के हम लोग ऊपर चलने जाते हैं, तो आईटीसी में अपसाइड ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं रहेगा। 10-15% अभी मिल सकता है, बट अगर थोड़ा मुनाफा लेके चले, पहले से बाई किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से दैट वुड बी अ बेटर रिस्क मैनेजमेंट एंड अ प्रॉफिट टेकिंग मैनेजमेंट। ये है आपके लिए। मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहूँगा। हाँ, बोलिए। रिस्क मैनेजमेंट तो हम लोग हमेशा हाईलाइट करते हैं, साथ में प्रॉफिट टेकिंग मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जो पैसा आपके घर पे आ गया वो पैसा आपका हो गया, बाकी सब स्क्रीन बेस्ड ही रहता है। बात तो आपने सही फरमाई सर, जो घर पे आ गया वही अपना है, आना चाहिए, बस वही वाली बात है। आइए बिगुल सुमित जी के सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, सेल कॉल ही वापस से रडार पे आया है। मार्केट्स के अंदर तो सेलिंग प्रेशर है, तो सेल कॉल ही सही रहेगा यहाँ पे। तो अभी जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 1199 1200 1200 के आसपास का। अभी ये इतनी बड़ी गिरावट के पीछे जिम्मेदार आप ही हैं क्या? ऐसा पूछे थे लोग मुझे। नहीं अनिल जी, मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। ओके ठीक है, हम आपको ही मानेंगे, बताएं सर। जी देखिए अनिल जी, ये जरूर है पिछले 3-4 दिनों में अच्छे खासे सेल कॉल दिए हैं, और ऊपरी लेवल से हायर से सेल कॉल दिए। और अनिल जी अच्छा भी है, मार्केट्स में जब गिरावट आई तो सेल कॉल पकड़ लिए। तो बहुत लोग बोलते हैं कि खाली बाय कॉल ही आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये एग्जांपल है कि हम सेल कॉल भी एकदम टाइमली और रेगुलरली देते हैं। तो एक तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अप्रिशिएशन किया उसके लिए। तो अभी अनिल जी यहाँ पे जो सेल कॉल मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 1200 रुपए। स्टॉक का नाम है हेवेल्स। हेवेल्स के अंदर नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हेवेल्स में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 1215 इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें। नीचे के अंदर जो इसके टारगेट बनेंगे, 1180 का पहला टारगेट बनेगा, 1170 का दूसरा टारगेट बनेगा। हेवेल्स को बिकवाली करके काम करें 1215 के स्टॉप लॉस से 1180 और 1170 के टारगेट्स के लिए। क्योंकि हैवेल्स गिर रहा है, बट बाकी जो इसकी श्रेणी के कंपेरेबल स्टॉक्स हैं वहां पर आपको आज फिर भी थोड़ा एक्शन पॉजिटिव वाला बना है। तो मे बी आई डोंट नो हैवेल्स स्पेसिफिक इशू है, बिकॉज अदरवाइज जो समर स्टॉक्स हैं, वोल्टास देख लीजिए, सिम्फनी देख लीजिए, यहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। खैर इन स्टॉक्स के बारे में हम बात भी करेंगे। आइए उससे पहले एक बार जो आज की गिरावट, आज तो वैसे सभी गिर रहे हैं, बट इसमें भी सबसे ज्यादा जो ग्रुप के शेयर्स गिर रहे हैं वो है आपके अदानी ग्रुप के शेयर्स, और वहां पर भी एक बार फिर से प्रेशर बन रहा है। क्या है कुछ फ्रेश डेवलपमेंट्स, और ये जो आज की फ्रेश सेल ऑफ है इसके बाद क्या है स्थिति इनके स्टॉक्स की, एक बार समझें अरमान के साथ। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सेबी ने अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनकी जो रेटिंग्स हैं उसकी डिटेल्स जो हैं वो रेटिंग एजेंसी से मंगवाई हैं। अब उसमें 2 चीज़ें स्पेसिफिकली अगर उन्होंने मंगवाई है, एक तो कि जो भी इनका डोमेस्टिक लोन्स पर और उसी के साथ साथ सिक्योरिटीज़ पर जो भी उनकी रेटिंग है उसकी डिटेल्स मंगवाई हैं।
अब उसका रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे कि भारी गिरावट के बाद अगर आप देखेंगे लिक्विडिटी और डेट पोजीशंस को सेबी जो है वो देखना चाहता है। और अगर आप इन रेटिंग एजेंसीज के बारे में देखेंगे कि रेटिंग एजेंसीज के इनके कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें एक मुख्य इंडिकेटर ये भी होता है कि अगर अचानक कई शेयर प्राइसेस में भारी गिरावट आ जाती है तो उसको वो फैक्टर इन करते हैं कि क्या इसके चलते जो है रेटिंग्स में बदलाव किए जाने पड़ सकते हैं या नहीं पड़ सकते हैं। और अब अभी तक अगर आप देखेंगे तो रेटिंग एजेंसीज ने कहीं पर भी रेटिंग एजेंसी ने कोई आउटलुक जो है या फिर अगर आप रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं किया है तो इसके चलते सेबी ने अगर जो है वो डिटेल्स मंगाई है। अब अगर गिरावट की बात करें अपन तो अभी तक अगर आप बात करेंगे तो अडानी टोटल में ये जब से रिपोर्ट के बाद से लगभग 80% की जो गिरावट आ चुकी है। अडानी ग्रीन में 72%, अडानी ट्रांसमिशन में भी 72%, अडानी इंटरप्राइजेस की बात करेंगे तो वहां पर भी 60%, मतलब 4 कंपनियां तो ऐसी है जिनकी 60% से ज्यादा की जो है वहां पर उनकी जो शेयर प्राइस है वहां पे गिरावट आ चुकी है। और क्योंकि ये बहुत कम समय में बड़ी गिरावट आई है तो इसीलिए एक ये इंडिकेटर बन सकता है कि हो सकता है कि रेटिंग एजेंसीज की क्या अब रेटिंग एजेंसीज को यहाँ पर इनकी आउटलुक में या फिर कहीं चीज में लिक्विडिटी में कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इसलिए डिटेल्स मंगाई है। उसी के साथ साथ अगर आप टोटल अडानी ग्रुप का पूरा अगर आप मार्केट कैप लॉस देखेंगे तो वो अब मार्केट कैप लॉस पहले जो 19.5 लाख करोड़ के आसपास 20 लाख करोड़ के आसपास का था वो अब 7.5 लाख करोड़ हो चुका है। लगभग आप देखेंगे 61% जो है वो जो इनकी मार्केट कैप है वो खत्म होती हुई दिखी है। तो यही सारे इंडिकेटर्स हैं और इसी की रीजंस के चलते सेबी जो है सारी रेटिंग एजेंसी डिटेल्स मंगा रहा है। तो ये है आपके लिए अदानी ग्रुप शेयर्स जहां पर आपको वीकनेस दिख रही है। 1400 के लेवल तक आपको अदानी एंटरप्राइजेस आज फिसलते हुए दिखाए। देखते हैं यहाँ पर थमता है कि नहीं। 10% का कट अभी भी आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। शुक्रिया अरमान ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए जय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जय बैंक्स की तो बात चल ही रही है और उस पर लगातार फोकस भी है। HDFC बैंक में फ्रेश सेलिंग आई थी और वहां से फिर हमने देखा थोड़ा और प्रेशर भी आया। 700 पॉइंट का कट अभी बैंक निफ्टी में दिख रहा है। HDFC बैंक पर अपनी राय दें जय। 2% नीचे, अब अगला लेवल कहाँ तक आता है? 1600 भी तोड़ने की तैयारी में है ये? गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। वेल दीप देखिए आपने सही कहा कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने मिला और जो लेवल्स मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट HDFC बैंक पर वो है 1580। ये पहला टारगेट बनेगा नीचे की तरफ और 1580 के नीचे 1560 ये लेवल्स आपको देखने मिलेंगे इन कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस। ऊपर की तरफ अब मैं मानता हूँ दीप के 1630 1640 के जो लेवल्स हैं दैट वुड बी एक्टिंग एज अ वेरी क्लियर रेजिस्टेंस। जब तक ये 1640 के ऊपर नहीं जाता ये 1580 से लेकर 1560 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो 1600 के नीचे टूटा तो फिर और टूटेगा HDFC बैंक। इस पर आप रखें नजर। प्रेशर वहां से बन रहा है। प्रेशर आपको HDFC लिमिटेड से भी बनते हुए दिख रहा है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये दोनों स्टॉक्स आज टूटे हैं और यहाँ पर भी ज्यादा प्रेशर है। बजाज फाइनेंस पर एक बार जरा सचिन जी की राय ली जाए। सचिन जी एग्जैक्टली 6200 के लेवल पर बजाज फाइनेंस, जरा राय दे सर। बैंक्स और फाइनेंशियल में ही सबसे ज्यादा प्रेशर है इस समय। जी दीपांशु, इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये जो वीकनेस है वो और भी थोड़ी सी एक्सटेंड होनी चाहिए ड्यूरिंग द डे। लगभग जो एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए वो लगभग 6100 के आसपास प्लेस्ड है। तो अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पर बिकवाली की ही पोजीशन रखनी है आपको। सुबह से काफी बड़ी एक वर्टिकल डिक्लाइन हुई है तो थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल भी जाता है 6220 तक, मुझे लग रहा है वहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि 6280 के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होनी चाहिए एंड जो बिकवाली का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहना चाहिए 1 से 2 दिनों के लिए। तो अभी भी पुल बैक अगर मिलता है तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी 6100 के लक्ष्य के लिए। तो 6100 के टारगेट के लिए फ्रेश शॉर्ट आप कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से 100 रुपए की डाउन मूव और आपको इस काउंटर में मिल सकती है। बेसिकली कोई ज़्यादा सपोर्ट इस पर दिख नहीं रहा है। एक और काउंटर जहां पर आपको मूव गिरावट वाली आती हुई दिख रही है, थोड़ी हैवी सेलिंग इस समय आ रही है। टाटा केमिकल्स ये टूटा है 3-3.25% नीचे ये काउंटर भी आया है। सुबह भी थोड़ा कमजोर दिख रहा था, अब और वीकनेस इस पर दिख रही है। एक बार कुणाल जी जरा टाटा केमिकल्स पर राय दें सर। 960 का लेवल। देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है हमने इसमें कमजोरी आते हुए दिखी है और मुझे लगता है कि कमजोरी और गहरा सकती है। चार्ट पर बड़ा सपोर्ट 940 940 के आसपास नजर आता है तो मुझे लगता है 940 तो स्टॉक बड़ी आसानी से फिसल सकता है। 940 का लेवल टूटा तो और नीचे के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए इस गिरावट में। इस स्टॉक में और अधिकांश शेयर्स में कोई खरीदारी की जल्दबाजी नहीं रखनी चाहिए। टाटा केमिकल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। स्टॉक का थोड़ा ब्रेकडाउन इस समय दिखा रहा है, वीकनेस इसकी भी है।
एनएमडीसी में भी वीकनेस आई है, ये थोड़ा होल्ड आउट कर रहा था, बट अब एनएमडीसी और बाकी मेटल्स भी गिर रहे हैं। एक्चुअली मेटल्स में हम देख रहे थे थोड़ा होल्ड आउट कर रहे थे ये काउंटर्स, बट अब फ्रेश बिकवाली आ रही है। एक बार जरा धर्मेश जी से भी पूछा जाए। धर्मेश जी, एक तो एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील पर आपकी राय। एनएमडीसी स्टील जब से लिस्ट हुआ है ये बाजार के रेडार पर रहा है, बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स भी हो रही हैं, 3 दिन से अपर सर्किट पर है। कोई व्यू रखते हैं, क्योंकि इसके विनिवेश की भी बात चल रही है। और फिर ये जो एनएमडीसी में भी मूव आई है, क्योंकि ग्लोबली तो आयरन ओर के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं सर, तो फिर यहाँ पर वीकनेस कैसे है? देखिए दीपांशु, ये मुझे लगता है कि आज जो बाजार में फॉल आ रही है, उस फॉल का कारण एनएमडीसी के स्टॉक प्राइस में भी फॉल देखने को मिल रहा है। मेटल सुबह से काफ़ी अच्छा होल्ड कर रखा था, अभी क्लोजिंग आवर्स में थोड़ी कुछ लोगों ने शायद माल अपना हल्का किया हुआ, सेलिंग किया हुआ। एनएमडीसी स्टील पे एज ऑफ नाउ कोई व्यू नहीं है, कि इनको तो अभी कारोबार करना, प्रोडक्शन करना बाकी है। फिर कैसे इनका स्टील एब्जॉर्ब होता है, कितने इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और किस तरीके से कंपटीशन को नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील ये सब ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी इंट्रेंच्ड हैं, तो वहाँ पे इनकी क्वालिटी और कस्टमर सर्विसिंग कैसी रहती है क्वालिटी के हिसाब से, स्टील स्पेसिफिकेशन का, वो थोड़ा देखने वाली बात रहेगी। एंड ऑफ द डे ये अभी रहेगी जो सरकारी कंपनी, तो वहाँ पर वो एक फैक्टर अलग रहेगा। बट ये बिल्कुल सही है कि आयरन ओर के प्राइसेस में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई। स्टील प्राइसेस में भी इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में पिछले 3-4 महीने में इजाफा हुआ है। साथ ही कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम सब जगह प्राइसेस निचले स्तर से ऊपर बढ़ते हुए दिखे हैं। तो मुझे लगता है ये खरीदने का समय एनएमडीसी को बाई करना चाहिए इस फॉल में। एंड थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखें। अगर आप सिर्फ 15-20 दिन, 1 महीने के व्यू लेके चलेंगे तो डिफिकल्ट है, बट अगर 1 साल का नजरिया तो 100-160 के आसपास का मुझे इनका वैल्यूएशन के हिसाब से भाव लगता है एनएमडीसी का। एनएमडीसी पर भी आप रखिए नज़र, स्टॉक में आपको कमजोरी दिख रही है। और एनएमडीसी ने जेएसपीएल भी देखिए, इस पर भी ब्रेकडाउन आ रहा है। टाटा स्टील भी आपको फिसलते हुए दिख रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी वीक ही हो रहा है। तो जो मेटल्स में पिछले 2-3 दिनों से ठीक ठाक एक्शन बना था, वो भी अब आपको गिरावट में बदलते हुए दिख रहा है। मेटल्स भी ब्रेकडाउन, बुरा हाल है, बुरा हाल है सर। बट सबका बुरा हाल है, सबका बुरा हाल है, डेटा का भी बुरा हाल है, डेटा भी खराब है, और तो एक्चुअली अब तो होगा ही दिख रहा है। चलिए स्ट्रैटेजी ले लें फिर, आपको लेनी तो ले लो। 2:30 बजे हैं, कुछ तो काम करा जाए। आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी 2:30 बजे हैं और 250 पॉइंट्स का ही आपको एग्जैक्ट कट निफ्टी पर दिख रहा है। 600 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी में दिख रहा है, 800 पॉइंट का कट आपको सेंसेक्स में दिख रहा है। तो बड़ी वीकनेस आपको स्क्रीन पर इस समय बनती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हैं। यूरोप के बाजारों में भी आपको कमजोरी दिखेगी, 1% नीचे यूरोप है। कच्चा तेल और रुपया तो ठीक है सर, वहां पर कुछ एक्शन नहीं है। एशिया भी आज 1 से 1.5% नीचे था। तो ग्लोबल जो कमजोरी है वो हमारी स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, हमारी थोड़ी ज्यादा ही है सर। बताएं क्या करना है इस समय? करना तो 3:30 बजे का इंतजार की क्लोजिंग कहाँ होती है और उसके बेसिस पे बचा हुआ स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करना है। 17,600 मेरा ये समझना है दीप की शायद उसके नीचे बंद ना हो, और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ 17,600 के, लेकिन 17,600 के बहुत ऊपर भी बंद होते नहीं दिख रहे। 17,600 पुट पर 85 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 77 लाख शेयर हैं, लगभग बराबरी का मामला है और उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं आप। 3 बजे के पहले 17,600 के ऊपर निकलकर टिकना जरूरी है जी। अगर टिके तो ठीक, नहीं तो आपकी क्लोजिंग 17,600 के नीचे जो खराब होगी तो वो आपके लिए पूरे फरवरी की सबसे खराब क्लोजिंग होगी और वो फिर आपको नीचे के लिए रास्ता खोलती हुई दिखती है, रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। ये आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे 17,600 है जो आपको ध्यान में रखना है। नीचे में 17,500 के नीचे भी शायद बंद ना हो आज, क्योंकि 93 लाख शेयर वहाँ पर पुट में, तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है 17,500 आपको क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट कर जाएगा और 17,600 होल्ड कर ले तो ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर रिस्क है। तो क्लोजिंग, क्योंकि इस तरह के डेटा में अब देखिए दीप, जो डेटा बने हैं ना वो डेटा मंथली एक्सपायरी कल है और आज ही इतने भारी भरकम, आप एक अंदाजा लगाइए 17,600 के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, काफी देर हो गई। सोचो कितने पुट राइटर्स होंगे जो रिस्क पर होंगे 17,600 के नीचे। 3.25 करोड़। 3.25 करोड़। 17,600 पे 85 लाख, 17,700 पे 54 लाख और 18,000 तक का पुट राइटर, मतलब लोगों ने 18,000 का पुट बेचा हुआ है, वो अभी तक खड़े ही हैं। क्या कर रहे हैं? 400 पॉइंट नीचे क्या कर रहे हैं? ठीक है, नहीं काटते उनकी मर्जी है, क्या करोगे आप, कोई जबरदस्ती तो है नहीं किसी कर। और कल एक्सपायरी भी है, मतलब वही प्रॉब्लम है। 3.25 करोड़ शेयर पुट राइटर्स रिस्क पे आ गए हैं, बैकफुट पर हैं, इसलिए बढ़ने में बड़ा पसीना आएगा। तो इसलिए बेस्ट केस सिनेरियो अपने यही कि 17,600 650 पहुंच जाओ भाई, बंद इसके ऊपर हो जाना। और गलती से आज अगर अमेरिका बढ़ा जाए, कुछ हो जाए, चेंज हो जाए, भाग जाए, तो ठीक है, आपको लगेगा कि भाई हमने इस बार फिर 17,600 को होल्ड कर लिया, चलो 17,700 800 तक तो वापस चले। यही बेस्ट केस सिनेरियो है अभी आपके लिए। और नहीं
तो 17,600 के आसपास बंद हुआ। कल आज रात को अमेरिका फिर 500-700 अगर निकल गया तो आपको 17,600 तोड़ना ही है। फिर 17,350 450 का इंट्राडे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, वहां तक आपको फिसलना है कल के लिए। सो आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पे अभी जो दिख रहा है बेस्ट के सिनेरियो 17,600 के ऊपर बंद हो जाए तो बढ़िया है, बस इतना ही, ताकि क्लोजिंग बेसिस पे आप तकनीकी तौर पर स्टॉप लॉस ना तोड़ें। यही एक आपके पास। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग दिख रही दीप, इस बार का जो फॉल है वो बड़ा शार्प और सीवियर है, क्योंकि पिछली बार आपने कई बार 17,500 के नीचे ट्रेड किया, लेकिन कम से कम 5-6 बार आपने 17,600 के नीचे ट्रेड किया, लेकिन 5-6 बार आपने 17,600 को क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट लिया। इस बार पहला मौका मिला और आप वो भी होल्ड नहीं कर पा रहे। यस, करेक्ट। इस फॉल में तो आप सीधा वन वे ही गिर रहे हैं ना। यस सर। तो आई थिंक आज ये बहुत जरूरी कि आपकी क्लोजिंग 17,600 के ऊपर होनी ही चाहिए, और एकदम राउंड फिगर की मैं बात कर रहा हूँ 17,600 की, इसमें कोई 5-25 ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। तो ये तो होगी आपकी निफ्टी की बात। बेस्ट केस सिनेरियो में आपसे 17,700 पार नहीं होगा। 1.5 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स वहां पे खड़े हैं। yes. भारी भरकम कॉल राइटिंग होकर रखी है। तो बचे हुए समय के लिए 17,500 17,600 है। 3 बजे के पहले 17,600 पार करके टिक गए तो क्लोजिंग ठीक ठाक हो जाएगी। मतलब ठीक ठाक से मतलब बढ़िया मत सोचेगा, बहुत खराब नहीं, अब इससे ज्यादा खराब। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे जो क्लोजिंग आपको चाहिए वो चाहिए 40,350 की, ठीक है। ये आखिरी उम्मीद है क्लोजिंग बेसिस पर। अगर 40,350 के या 40,300 के नीचे बंद होता तो आपको बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप नई रिस्क के लिए खुल रहे हैं। अब सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी है। 40,000 के नीचे आने पर अच्छी खासी पोजीशंस हैं पुट राइटर्स की जो रिस्क पर आ चुकी है। 40,000 अभी तक जो डेटा बता रहे हैं लगता है हम होल्ड कर पाएंगे 40,000 को क्लोजिंग बेसिस पर। 41 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, वो होल्ड करने की कोशिश होगी। लेकिन ऊपर में 40,200 40,300 के आसपास रुकावट भी है। तो डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत वोलेटाइल तो नहीं कहूँगा, लेकिन किसी डेटा को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो अपने क्लोजिंग बेसिस पे एक ही चीज ध्यान रखेंगे, 40,350 ये होल्ड किया तो ठीक है, नहीं किया तो कल 39,500 के आसपास 39,400 के आसपास आएगा, तब की तब देखी जाएगी। और सेम निफ्टी भी 17,600 होल्ड कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कल 17,350 17,400 के आसपास आएगा, तब देखी जाएगी। गॉट इट। डेटा शॉर्ट बहुत बने हुए हैं, बस ये 3 बजे तक आपको इन 2 लेवल के ऊपर ट्रेड करना जरूरी है, 17,600 40। बट हर बाउंस बैक पे प्रेशर थोड़ा आएगा, प्रेशर तो आएगा। जो फंसे हुए लोग हैं उनको तो बेचना ही पड़ेगा ना, क्या करेंगे, नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे, क्या आप निकलना है ये सब। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए बाजार का एक्शन। बट इतनी गिरावट में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं, और उसमें एक है वोल्टास, जिसकी बात करनी है। वोल्टास ही नहीं, थोड़े समर स्टॉक्स एक्शन में है। आज सिद्धार्थ जी भी बात कर रहे थे वोल्टास समर शार्क जो उन्होंने थीम दी है, वोल्टास की बात करी। सिम्फनी भी रेडार पर था, पॉलीकैप भी आपके एक्शन में, ब्लू स्टार मैनेजमेंट से हमने मंडे को बात करी थी। गर्मी का मौसम आ गया है और ये सारे स्टॉक्स फोकस में आ गए, और वोल्टास के लिए कुछ और खास वजह भी है। आइए जरा समझे वोल्टास क्यों एक्शन में। नुपुर बताइए। बिल्कुल, वोल्टास आज फोकस में, कल हमने डिस्कस भी किया था कि इस बार समर्स जो है वो जल्दी आ सकता है, और आईएमडी की तरफ से पहला हीट वेव अलर्ट भी जारी हुआ है 2023 का। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट था कि सारे समर वाले स्टॉक्स, एसी वाले स्टॉक्स फोकस में आ गए। हालांकि आज हैवेल्स थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, क्योंकि अगर वोल्टास और हैवेल्स को कंपेयर करेंगे तो वोल्टास ने अंडर परफॉर्मेंस दी है। पिछले साल 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 30% का डाउनफॉल दिखेगा, वहीं हैवेल्स है वहां पे आपको 1% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो अंडर परफॉर्मेंस के चलते जेफरीज की तरफ से भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती दिखी है इस कंपनी पर। उनका मानना है कि जिस हिसाब से हीट वेव्स आ सकती है, जो समर्स रह सकते हैं, तो एक पॉजिटिव डिमांड ट्रेंड यहाँ से निकल के आ सकता है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जब डीलर चेक किया तो डीलर्स की तरफ से ये बयान आया कि कमोडिटी के जो प्राइसेस है वो कम होने के बाद भी कंपनी ने अपने प्राइसेस कम नहीं किए। अपने प्राइसेस, जो प्राइस हाइक कंपनी ने ली थी वो अभी तक मेंटेन करी हुई है, जिसके चलते जो मार्जिन है उसमें सुधार ज्यादा हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। वॉल्यूम्स पर उनका मानना है कि जो डिमांड हीट वेव के चलते जो पीक डिमांड दिखेगी अप्रैल और मई में, तो वॉल्यूम में भी एक स्ट्रॉन्ग अपबीट आ सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। एसी के अलावा जो इंजीनियरिंग सेगमेंट है कंपनी का, उस पर भी कंपनी का काफी ज्यादा फोकस है, और FY24 में खास तौर पर जेफरीज का पॉजिटिव आउटलुक इस सेगमेंट पर भी है। लगभग अगर मार्केट शेयर की बात करेंगे तो वोल्टास का 40% जो सेल्स है वो
नॉर्थ से आती है और 20 से 25% वेस्ट से आती है, और ये दोनों ही ऐसी जगह है जहाँ पे इस बार एक्सपेक्टेशन है कि जो समर्स हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा हीट वहाँ पे हो सकती है और काफ़ी गर्मी इन स्टेट्स में आ सकती है। जो फर्स्ट हाफ FY23 था वहाँ पे कंपनी ने प्राइस हाइक लिए थे, वो वापस नहीं लिए। इसके चलते 250 बेसिस पॉइंट का मार्जिन में सुधार इस बार जेफरीज लेके चल रहे हैं आने वाले दो क्वार्टर में, Q4 और Q1 जो अगले साल का FY24 का होगा उसमें। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि वोल्टास ने मार्च 2022 में 19% का एवरेज मार्केट शेयर देखा था, और एक ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि वोल्टास लीडर होके भी अपना मार्केट शेयर लॉस करा है, क्योंकि हैवेल्स का जो प्रोडक्ट है लॉयड वो मार्केट गेन कर रहा था, लेकिन अब वहां पर भी हिस्सेदारी बन के आ रही है सामने। जेफरीज ने 3 सिनेरियो दिए। बेस केस सिनेरियो देखेंगे तो 1050 का टारगेट है, 20% का अपसाइड है, 35 का मल्टीपल दिया है। उनका मानना है कि मार्जिन में सुधार एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अब जो पास ऑन किए थे प्राइसेस, जो प्राइस हाइक लिए थे वो वापस नहीं लिए कंपनी ने। अपसाइड सिनेरियो में उनका 1300 का टारगेट है, जो 50% ऊपर है करंट मार्केट प्राइस से। 40 का टारगेट वो दे रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि मार्केट शेयर अगर गेन होता है 23 से 24% से बढ़ता है तो एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। डाउन साइड में उनका कहना है कि मार्जिन अगर फिर से गिरकर 7% आते हैं, अगर प्राइसेस कम होती है तो अगर मार्जिन गिरते 7% पे आते तो 750 का टारगेट है, 14% करंट मार्केट प्राइस से नीचे का। तो कुछ बड़े टारगेट है। अगर बुल केस इनका सिनेरियो बनता है तो यहाँ से तो बढ़िया अपसाइड होने दिख रही है, यहाँ से 50% की अपसाइड दिख रही है। ओके, तो ये है आपके लिए वोल्टास। फिलहाल स्टॉक भी बड़े मोमेंटम में है और अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। कुणाल जी, पिछले हफ्ते 13 फरवरी को आपकी पिक ऑफ द वीक भी थी, तब 875 895 के टारगेट्स की बात करी थी। वो टारगेट्स तो आज ही क्रॉस कर लिया, इनफैक्ट अब तो 920 के लेवल पर आ गया। तो बताएं सर, अब क्या करना है वोल्टास में? देखिए दीपांशु, इस सप्ताह बहुत जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और बिल्कुल हीट वेव अगर आपको महसूस करनी हो तो दिल्ली में देखिए, रातों रात आप देखिए पूरी गर्मी आ गई है और वोल्टास के चार्ट पर भी गर्मी दिखाई दे रही है। 850 के लेवल्स के आसपास इसमें एक ब्रेकआउट हुआ और अब ये मुझे लगता है कि 1000 1015 तक के लेवल्स आपको वोल्टास में आते हुए दिखेंगे। तो जिन्होंने पिछले सप्ताह खरीदा है, मुझे लगता है होल्ड करें। 1000 को पार करने की ताकत वोल्टास में नजर आ रही है। 1000 पार करने की ताकत है वोल्टास में। धर्मेश जी, आपकी कोई राय वोल्टास पर या जो बाकी समर स्टॉक्स हैं एक्शन में आ रहे हैं? जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, अनसीजनल हीट ऑलरेडी आ चुकी है, अभी तो फरवरी भी खत्म नहीं हुआ। ये एक चीज मुझे कुणाल जी से पूछनी में थी, रातों रात गर्मी आई है। मतलब दिल्ली में गर्मी रातों रात आती है कुणाल जी? अनिल जी देखिए, इस बार दिल्ली में अनिल जी 55 साल का सबसे गर्म दिन था और अनिल जी 2-3 दिन पहले दिल्ली में काफी अच्छी ठंड थी। अनिल जी कोट पहनना पड़ रहा था। आज आपने नोटिस किया होगा अनिल जी, कोट गायब हो गया है। तो अनिल जी यहाँ पर बड़ी तेजी से गर्मी आई है, बिल्कुल जैसे वी शेप रिकवरी होती है वैसे वी शेप यहाँ पर गर्मी आते हुए दिख रही है अनिल जी। ओके ओके ओके। बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं, पता नहीं आपसे सहमत है कि नहीं। बंसल जी से पूछता हूँ। जी सर। मैं अनिल जी राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर के अनिल जी सीनियर पार्टनर अनिल जी राकेश हेल्प करना चाहते हैं कुणाल जी की। देखिए बिल्कुल ठीक बोला है अनिल जी कुणाल जी ने कि रातों रात गर्मी आई है और इसकी एक तो जिम्मेवार है नुपुर अनिल जी। कल वो शो करा था ना उन्होंने हीट वेव वाला, उसके बाद अनिल जी आज जो नेशनल पेपर है दिल्ली का वो उससे भरा हुआ है। और अनिल जी हीट को अगर फील करना है ना, ये एसी पंखे से नहीं पता चलता है। नारियल का तेल अनिल जी, कोकोनट ऑयल अनिल जी, वो जमा होता था अनिल जी, और आज पहली बार अनिल जी मॉर्निंग में ऐसा हुआ है, पहली बार मतलब कि साल 2023 में कि उसको पिघालना नहीं पड़ रहा अनिल जी, वो मेल्ट हो गया। तो वो हीट वेव की अनिल जी निशानी है। तो बिल्कुल कुणाल जी ने ठीक बोला, रातों रात अनिल जी गर्मी आई है। ओके, जब सीनियर पार्टनर ने कह दिया कि रातों रात आई है तो जूनियर पार्टनर ने कह दिया, सीनियर ने मान लिया, तो फिर बात ही क्या है। बंसल जी से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कोई नहीं है। हाँ, मतलब मौसम विभाग बाकी सब छोड़ो, तेल पिघल गया। आगे से बंसल जी ये रिसर्च करेंगे कितनी देर में तेल पिघला, उस हिसाब से टेम्परेचर भी बता देंगे। ये नेक्स्ट रिसर्च होगी उनकी। जी एक बार हमारे धर्मेश जी इस गर्मी पर अपनी राय देते हैं। जी सर। जी सर, गर्मी तो बढ़ते ही आ रही है। बॉम्बे में भी उसी प्रकार से गर्मी बढ़ी है, दिल्ली में भी बढ़ना चालू हुई है और इसका एडवांटेज डायरेक्टली एसी मैन्युफैक्चरर से, एयर कूलर मैन्युफैक्चरर्स को मिलता है, जो इनको मिलना चाहिए। देखिए हुआ क्या था वोल्टास के साथ, स्पेशली इनकी जो सेल्स है 40% नॉर्थ इंडिया से जो आती है, नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, इन 3 जगह में हम लोगों ने जो डीलर चेक किया उसमें यह पता चला कि डाउन ट्रेंडिंग बहुत हुआ।
मतलब सेम प्रोडक्ट सस्ते दाम में बट एक थोड़ा स्टैब्लिश ब्रांड लोकल एरिया का है, तो डीलर्स ने उनको काफ़ी पुश किए थे बिकॉज इनके इनपुट प्राइसेस बढ़ रहे थे पिछले साल और इन्होंने प्राइस में हाइक्स लिए। सो वहाँ पर 5-10 हज़ार, अगर 50 हज़ार का एसी आपको 35-37 हज़ार में कोई बेच रहा हो, डीलर आपके सामने काफ़ी बड़ा प्रोमिसेस कर रहा हो कि ये चलेगा, तो वो वहाँ पर स्पेशली नॉर्थ में लोग बाई कर लेते हैं। इन क्रोमा ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था ये डाउन ट्रेंडिंग वाले मार्केट में। सो जो मार्केट ओवरऑल शेयर है वो काफ़ी इनके पास चली गई थी और वोल्टास, एलजी, इन सबसे काफ़ी उनको मार्केट शेयर का लॉस सहना पड़ा था। तो आई थिंक वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा इस बार क्योंकि इनपुट प्राइसेस कम हो गए हैं। डिस्काउंट तो आएंगे ही पक्का, ये आनी इनको सेल्स बूस्ट करने के लिए। बट ओवरऑल इस ट्रैजेक्टरी में थोड़ा इनका अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट हो जाता है 2 से 3%, दिसंबर क्वार्टर का तो काफ़ी खराब ऑपरेटिंग मार्जिन था, 2% का था, बस 7-8% के आसपास देते हैं तो 15-20% का प्राइस ट्रैक्शन यहाँ से भी वोल्टास में मिलना चाहिए। मतलब 920 के आसपास है तो 1000, 40,050 आई थिंक जेफरीज ने भी उतना ही टारगेट दिया है। सो वो बनता है नॉर्मली जब स्टॉक ट्रेंड में होती है और गर्मी बढ़ रही होती है तो 2-5% एक्स्ट्रा शूट भी करते हैं। तो सिम्फनी इज ऑल्सो अ गुड बेट अलॉन्ग विद वोल्टास क्योंकि वो कूलर का सेगमेंट है एंड कूलर नॉर्थ में ज़्यादा चलता है। आई थिंक कुणाल जी को ज़्यादा अच्छा है इसके बारे में जानकारी, एसी से ज़्यादा जब हम लोग स्टूडेंट थे दिल्ली में तो कूलर वाज मोर इफेक्टिव। तो सिम्फनी भी बाई करनी चाहिए, वहाँ भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो ये दो स्टॉक रडार में पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो वोल्टास, सिम्फनी 2 स्टॉक है जहां पर करनी है आपको खरीदारी। ये राय धर्मेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे। जय है तैयार, बिगुल भी है तैयार, जय का जैकपॉट। जय बताएं। अनिल जी, अभी कुछ समय पहले दीप ने मेटल्स का जिक्र किया कि मेटल्स में सेलिंग ईयर। अनिल जी, वहीं पे एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया मैंने। नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स अनिल जी बेचना होगा, मार्च मंथ का, जिंदाल स्टील का। ये ट्रेड कर रहा है 576 पर अनिल जी, इसको बेचने की सलाह है मेरी। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस पोजिशनल बेसिस पर होगा ऊपर की तरफ, दैट वुड बी 587। सो 576 पर बेचें, 587 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट जो अनिल जी यहाँ पर निकल कर आ रहा है दैट इज़ 559 एंड सेकंड टारगेट जो निकल कर आ रहा है दैट इज़ 546। सो 559 एंड 546 ये दो टारगेट्स के लिए जिंदाल स्टील फ्यूचर्स बेचे। यहाँ पे क्लियर एक ब्रेक डाउन है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे देखने मिल रहे हैं अनिल जी यहाँ पे। एंड जो हिसाब से इंडिकेटर्स में भी एक फिर से बेरिश क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से फर्दर वीकनेस स्टॉक में आते हुए देखने मिले। जेएसपीएल अगले महीने का फ्यूचर्स बेचे 576 रुपए में और 587 का स्टॉप लॉस लगाना है। 587, 559, 546 दो टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली यहाँ पर। ये राय आपके लिए जय की तरफ से आती हुई। और जय ने सुबह निफ्टी पर भी आपको पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी 17,800 का। आई एम श्योर जय उसके टारगेट तो आ गए ना, 177 और 200 डन। जी हाँ जी पूरे टारगेट्स आ गए। इनफैक्ट 250 के पार चले गए, 260, 270 हो चुका है जी, तो ओवर अचीव हो चुका है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। और उस समय 17,701 पर था। इन द मनी पुट ऑप्शन देना आसान काम नहीं था। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन और बोल्ड कॉल जो जय का था वो आपके लिए काम करता हुआ दिखा। आइए बढ़ते आगे। और अब 2:45 मिनट पर वक्त है बस इन साहब से मुलाकात करने का। बसिन साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो आपकी तरफ से अपडेट्स भी और आउटलुक भी। तो अनिल जी, मैंने कोविड के बाद इतना बड़ा इसे कहते हैं इतनी ज्यादा सेंटिमेंट खराब मैंने नहीं देखा। आपका पुतिन हो गया, सोरोस हो गया, हिंडनबर्ग हो गया, अडानी हो गया, फेड हो गया, अब कुछ रह तो नहीं गया। तो मेरे हिसाब से दिस इज द लल बिफोर द डॉन। और मुझे पक्का है अगले हफ्ते 27 तारीख से शेयर बाजार चलेगा। और 27 तारीख में के मैंने 3 दिन है तो 2 दिन मैं आपसे कोई नहीं करूंगा। मैं सोमवार मंगलवार अगर बाजार चला तो आऊंगा आपके पास, और वो भी ठोक के कहता हूं कि 18,000 जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। तो आपके अपडेट भी दे दूं, मैंने कहा था सिप करना SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और IDFC फर्स्ट में वो कायम है। ये मौके फिर नहीं मिलेंगे। अब आपके पास अगर थोड़ी हिम्मत है तो 2 शेयर लेने हैं और दोनों में पैसे बनेंगे। जी सर प्लीज बताएं।
सबसे पहले रिलायंस अनिल जी, ये शेयर बाजार चल नहीं सकता। 18,000 जाना है तो रिलायंस को 2,500 जाना ही जाना है। और मुझे कोई दो राय नहीं, 2-3 दिन से जो अच्छा मूवमेंट था वो आज शाम को या कल या परसों जरूर आएगा। 2385 में लीजिए रिलायंस और आपको भाव मिल जाएगा 2500-2550। एक अपडेट भी दे दूं अनिल जी, परसिस्टेंट सिस्टम 3200, 3300, 3400 में आपके यहाँ कहा था, वो न्यू हाई हो गया 5010। बॉश न्यू हाई 18,500। IRB 160-70 वाला 330 बिक गया। मैंने जो अब वो ₹1 स्प्लिट अप हो गया, इट इज नाउ 330 रुपीज। ये तीनों मेरी आउट परफॉर्म। और आज दूसरा पिक है आपका इंडसइंड बैंक। प्रमोटर्स आर अपिंग देयर स्टेक, द बेस्ट लेंडर इन द CV सेक्टर, और वैल्यूएशन नाउ वेरी वेरी कंफर्टेबल आफ्टर 10% करेक्शन। तो 1090-92 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1060 और 1180। और अगले हफ्ते अनिल जी 18,000 के ऊपर ही आपके पास आऊंगा, ये आपको मैं बोलता हूँ। प्रिया, उम्मीद करें कि अगले हफ्ते 18,000 पहुंचे वापस, काफी लोग राहत की सांस लेंगे। फिलहाल इंडसइंड बैंक 1095 पर खरीदे, 1060 का स्टॉप लॉस, 1180 तक के टारगेट के लिए। और रिलायंस में भी आपको करनी है खरीदारी 2500 और 2520 के टारगेट के लिए। ये राय भसीन साहब की तरफ से। आज 2 स्टॉक्स आपके लिए आते हुए भसीन साहब की तरफ से धन्यवाद सर। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, लेंगे आपसे फिर से अपडेट्स। कल मंथली एक्सपायरी का भी दिन है, वैसे तो एक्सपायरी आज ही हो गई है। आज ही हो गई बुरी वाली कुछ हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं। बुरी वाली क्लोजिंग ढंग ढांग की हो जाए दीप तो ठीक है। अभी भी कितना बचा है टाइम? 40 मिनट है। 40 मिनट। 17,600 भाइयों जोर लगाओ, कम से कम खराब क्लोजिंग ना होता। और लग रहा है 17,600 क्लोजिंग होल्ड कर लेगा लगभग। और बैंक निफ्टी तो अभी थोड़ा, बैंक निफ्टी 40-100 पर अब 40-350 चाहिए। 40-350 यानी 250 पॉइंट और चाहिए। लेट्स सी होता है नहीं। लेकिन एक स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर है और वो है वोकहार्ड। बढ़िया तेजी बनती दिख रही। तेजी की वजह जान लीजिए, नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए। नूपुर बताएं जरा। बिल्कुल सर, वोकहार्ड में इन्वेस्टर मीट हुई थी, उसके बाद प्रेजेंटेशन अपलोड किया है कंपनी ने। वहाँ पे पॉजिटिव गाइडेंस आया और काफ़ी ज़्यादा कुछ कंपनी ने बताया FY24 और FY25 को लेके। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो US बिजनेस है वहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, वहाँ पे जो फैसिलिटी है उसे बंद करने की योजना कंपनी बना रही है, और जो प्रोडक्शन वहाँ से होता था उसे थर्ड पार्टी दे दिया जाएगा, जिसके चलते करीबन $12 मिलियन जो 100 करोड़ होते हैं उसके आसपास की सेविंग्स US बिजनेस से जो फैसिलिटी है उसके बंद करने से कंपनी को होगी। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ से निकल के आया था। इसके अलावा कंपनी ने प्रेजेंटेशन में ये भी कहा है कि जो UK की फैसिलिटी है उसमें वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए जो सीरम के साथ कंपनी ने अग्रीमेंट किया था, वो एक JVA 5149 का जॉइंट वेंचर है जो वोकहार्ड के फेवर में है। और आने वाले अप्रूवल के बाद 8 से 12 महीनों में जो फर्स्ट बैच होगा वैक्सीन का वो भी डिस्पैच हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर था। इसके अलावा कंपनी की जो एंटीबायोटिक रिसर्च होती है नोवेल को लेकर, उस पर काफ़ी पॉजिटिव है और उस पर कंपनी इन्वेस्ट भी करने वाली है, जिसका आउटकम FY24-25 में दिखेगा। अप्रूवल्स काफ़ी सारे पेंडिंग है जो आने वाले साल में कंपनी को आ सकते हैं। और जो ड्रग डिस्कवरी की ग्रोथ है नोवेल की, वो भी जो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ है उसमें साथ देगी FY24 और FY25 उसके साथ में। उन्होंने ये भी कहा इंडिया के भारत डोमेस्टिक बिजनेस पे कि FY24 में 11 ऐसे नए लॉन्चेस है डायबिटीज़ और न्यूरो को लेके जिसके अप्रूवल्स पेंडिंग है, वो FY24 में आ जाएंगे और वो लॉन्च हो जाएगी। तो यहाँ से भी इंक्रीमेंटल सेल्स निकल कर आएगी कंपनी के लिए। और जो US का बिजनेस है FY25 में वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो जो पेन पॉइंट है US का वो भी FY25 तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म जो डेट है कंपनी की, वहाँ पर भी हमने देखा है कि एक शार्प फॉल आते देखा है। पिछले साल मार्च में 800 से ऊपर के डेट से बोरिंग्स थी कंपनी के, बाद लोन था वो अब कम होकर 600 के आसपास आ चुका है। और कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि आगे चल के जो डेट है, जो लोन है, वो भी कम होगा। तो US पे पॉजिटिव आउटलुक है, UK पे पॉजिटिव आउटलुक दिया है उन्होंने, और इंडिया बिजनेस पे भी उनका आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। इतने सारे पॉजिटिव आउटलुक आ रहे हैं, स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में है। आज तो ऑफकोर्स कमजोर बाजार है तो होल्ड आउट करता है। धर्मेश जी ट्रैक करते हैं सर वोकहार्ड, लंबे समय बाद ये बाजार के रेडार पर आया। दिपांशु बहुत पहले ट्रैक करता था, 15-16 के बाद फिर हिम्मत नहीं हुई इसे ट्रैक करने की। और मैनेजमेंट के साथ जो एक ट्रैक रहा है इनका कि प्रोमिसेस हमेशा रहे हैं, हर इंटरेक्शन में कभी भी नेगेटिव सुनने को नहीं मिलता। और रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, सब कुछ है, तो लेट देम डू। पहले इम्प्लीमेंट करने दो इनको, आप प्रॉफिट्स लाने दो टेबल पे, फिर अगर बिजनेस चलना है तो सही। मुझे इतना मानना है कि जो जिस स्टॉक को 100 से 200 जाना है, उसको अगर आप 150 भी पकड़े तो भी 50 मिल रहा है, नथिंग टू लूज।
इन बिटवीन, सो लेट देम डू द फर्स्ट जर्नी। फार्मा में अच्छे विकल्प है, अरबिंदो फार्मा इससे मच बेटर बेट लगता है मुझे करंट भाव पे अभी भी। और उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्चेस, इंजेक्टेबल्स की बात करें, यूएस मार्केट में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, मैनेजमेंट की गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है, डबल डिजिट मार्जिन की वो बात कर रहे हैं आने वाले समय में, और उनका एपीआई का प्लांट भी कमीशन होने वाला है नेक्स्ट ईयर। इसके साथ बायोसिमिलर के 6-7 प्रोडक्ट भी लॉन्च होने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सेट ऑफ प्रोमिसेस वहाँ भी हैं। तो मैं एक ट्राइड एंड टेस्टेड पे आना चाहूँगा रादर देन वॉकहार्ट, जहाँ पर पहले काफ़ी निराशा रही है। सही है, काफ़ी निराशा रही है, काफ़ी लोगों ने हाथ भी जलाए इसमें, बट लग रहा है अब एटलीस्ट मैनेजमेंट की तरफ से जो कॉन्फिडेंस आया वॉकहार्ट थोड़ा कमाल दिखा सकता है। 200 के लेवल के आसपास है। औरोबिंदो की भी बात करिए, और आज औरोबिंदो सरप्राइज गेनर है, सुबह से होल्ड आउट कर रहा है और गेन्स भी इसमें अच्छी खासी बनी हुई है। 2% ऊपर आपको औरोबिंदो ट्रेड करते दिख रहा है। इनफैक्ट वायदा कारोबार का टॉप गेनर है इस समय औरोबिंदो। सचिन जी, एक बार औरोबिंदो का चार्ट देखेंगे सर? दीपांशु, आई थिंक हिस्टोरिकली काफी बार ऐसे सारे मूव्स इसमें हुए हैं, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा पेस्ट है, 460 के आसपास एक एलिवेटेड बेस जरूर नजर आ रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है 460 का ही एक आइडियल स्टॉप लॉस होगा इन लॉन्ग पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। बट ऑन द हायर साइड जो मेजर अभी रेजिस्टेंस है वो लगभग अराउंड 495-500 के आसपास ही प्लेस्ड है। तो अगर ये पर्टिकुलर मोड जो मार्केट में चल रहा है, ये अगर ये सर्वाइव हो जाता है तो डेफिनेटली इसकी जो आउट परफॉर्मेंस आज नजर आ रही है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो फिलहाल तो खरीदारी वाली पोजीशन मेंटेन रखने की सलाह होगी। 460 का स्टॉप लॉस होगा एंड 500 का रिव्यूज होगा। तो ये है आपके लिए औरो फार्मा, जिस पर आपको रखनी नजर। चुनिंदा फार्मा काउंटर्स हैं बाउंस बैक के मूड में। अब ये बाउंस बैक भरोसे लायक या नहीं है, ये सवाल हर बार इन काउंटर्स की मूव पर बनता भी है। बट एक और स्टॉक जो मूवमेंट दिखा रहा है और वो है आपके लिए IRB इंफ्रा। ऑफ कोर्स दिवाली की हमारी पिक भी थी, वहां से कमाल कर दिया है स्टॉक ने। और भी बड़े टारगेट्स हैं अगर आप स्प्लिट के लिए एडजस्ट करें, क्योंकि आज यहाँ पर 10:1 का स्प्लिट हुआ है, एक शेयर का 10 पार्ट में विभाजन हो गया है। तो अगर आप वहां से एडजस्ट करें तो 330 का लेवल आ रहा है दिवाली के रिकमेंडेशन से अगर आप देखते हैं। अदरवाइज भी स्टॉक बढ़िया मोमेंटम में 11-12% की तेजी है। सुमित जी, मुझे याद है आज सुबह बात भी करी थी स्प्लिट के बाद, कई लोग परेशान हो गए थे कि 90% नीचे कैसे, फिर बताना पड़ा कि नहीं, ये तो स्टॉक स्प्लिट हुआ है। वहां से 11% की तेजी बन चुकी है। अब बताएं सर, 33 का लेवल तो आ गया, अगले लेवल्स क्या है इसके लिए? बिल्कुल दिवांशु, सुबह ही बात हुआ था कि 33, 33.5 तक के इसके इमीडिएट टारगेट बनेंगे। तो आज इंट्राडे के अंदर ही एकदम सुपर मूव, क्लास मूव देखने को मिल रहा है। तो 33 के टारगेट तो अचीव हो गए। अब 33 के ऊपर सस्टेन करने पे स्टॉक के अंदर रैली सस्टेन करेगा और ऊपर में फिर 36 रुपए से लेके पोजिशनल तौर पे 40 रुपए तक के लेवल IRB इंफ्रा में देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने सुबह सुनने के बाद भी पोजिशंस लिया है, वो लोग पोजिशंस अभी भी होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि 32 रुपए 40 पैसे, 32 रुपए 50 पैसे के पास बनेगा। 32.50 टू बी वेरी प्रिसाइज। और ऊपर में 36 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में IRB इंफ्रा में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए IRB इंफ्रा 36 के लेवल, यानी कि स्प्लिट एडजस्टेड देखें तो 360 के लेवल्स आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। अनिल जी, 237 पर रेकमेंड किया था, 24 अक्टूबर दिवाली का दिन था। 237 से 237, लगभग 100 रुपए ऊपर, 100 रुपए की 35% स्प्लिट एडजस्टेड है। 350 का आपका पहला टारगेट था, 50% यस। ठीक है, वैसे तो अच्छा ही है, बढ़िया ये अपना स्टॉक लॉस ट्रेल करते चले मार्केट के मूड माहौल के साथ में, और पेशेंस से होल्ड कर सकते हो, अच्छी बात है। जिसको डर लगे थोड़ा बहुत पार्ट प्रॉफिट बुक कर ले तो बाकी रखे, तो वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, ये तो थीम रहेगी इस साल की, तो इनमें रहना ही रहना है। आप खुद देखिए नेटॉल कलेक्शन के नंबर्स महीने दर महीने मजबूत आते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे दिखती है। 4 महीने में 100 रुपए की मूव आ गई, और वो भी आप सोचिए वापस बढ़ा, काफी नीचे से बढ़ा है एक्चुअली, जबकि देखा जाए तो मार्केट नीचे आया है, तो इसलिए अच्छा ही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं दिखती। बिल्कुल, तो उस पीरियड में इसने आउट परफॉर्म करा है और अभी भी भरोसा है। अगर आप चाहें तो थोड़ा मुनाफा बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो 1 साल के टारगेट थे वो आपको 4-4.5 महीने में आते हुए दिख रहे हैं, तो मुनाफा बुक करने का भी अच्छा वक्त है। अदरवाइज होल्ड करिए, थोड़ा अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। कॉफी, यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अब स्टॉक्स पर तो उतना एक्शन नहीं आया है, बट कॉफी के दाम इंटरनेशनली आपको तेजी से उछाल दिखा रहे हैं। इस साल ही बड़ी मूव आ चुकी है, इनफैक्ट इस महीने ही बड़ी मूव आ चुकी है। क्या चल रहा है और कौन से स्टॉक्स रखने हैं आपको रेडार पर, आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, कॉफी के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं? डेफिनेटली ऊपर जा रहे हैं।
दरअसल दीप हमने देखा था कि पिछले साल कॉफ़ी के दाम काफ़ी बड़े थे, तो उस लो बेस से भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिले। लेकिन अब दरअसल अगर आप देखेंगे तो जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा है। कल ही अगर आप देखेंगे तो कॉफ़ी के दाम इंटरनेशनल मार्केट में करीब 3% के आसपास उछले थे एक हफ्ते में, यानी कि इसी हफ्ते करीब 6% का उछाल आया है। और एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 22-22.5% के आसपास का उछाल जो है वो कॉफ़ी के दाम में देखने मिला है। खासकर अरेबिका कॉफ़ी और रोबस्टा कॉफ़ी जो है उसके दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी आई है। अरेबिका कॉफ़ी के दाम जो है वो 4 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंचे हैं। इसके रीजंस काफ़ी सारे हैं। एक तो जो आईसीई है उसमें स्टॉक जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, यानी कि जो इन्वेंट्री लेवल्स जो है वो कम हुए हैं। खासकर रोबस्टा कॉफ़ी जो है उसके इन्वेंट्री लेवल 2016 के उसके बाद के सबसे निचले स्तर पे आ चुके हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगले सीजन में कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो 3.8 मिलियन बैग कम हो सकता है। और अगस्त 2023 से 2024 तक अगर आप देखेंगे तो कॉफ़ी के दामों में और ज़्यादा बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, दरअसल ब्राज़ील, वहाँ पे ख़राब वेदर के चलते वैसे ही पैदावार जो है वो काफ़ी कम हुआ है और वहाँ से मार्केट में कॉफ़ी जो है वो काफ़ी हद तक कम आ रही है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा इंडोनेशिया में रोबस्टा कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो पिछले 10 साल के सबसे निचले स्तर पे पहुंचो है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि रोबस्टा कॉफ़ी के जो दाम है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। करीब 9.1 मिलियन बैग्स के आसपास की प्रोडक्शन जो है वो रहने का अनुमान है, जो कि पिछले 10 साल में सबसे कम है। ब्राज़ील में भी एक क्षेत्र है जहाँ पे ये जो अरेबिका कॉफ़ी जो पैदावार होती है करीब 30% के आसपास एरिया से होती है, और वहाँ पे ड्रॉट सबसे या फिर जो वेदर कंडीशंस है सबसे ज़्यादा खराब हुई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अरेबिका कॉफ़ी के दाम जो है 4 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुके हैं। जिन स्टॉक्स को आपको रडार पे रखना है उसमें टाटा कॉफ़ी, टाटा कंज्यूमर्स, बॉम्बे बर्मा, जयश्री टी जैसे काउंटर्स है, क्योंकि कॉफ़ी के दाम बढ़ते तो चाय के भी दाम बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, CCL प्रोडक्ट्स इसको भी रडार पे रखेगा। हालांकि शायद इस पर इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये कंपनी जो है वो रोबस्टा कॉफ़ी को इम्पोर्ट करती है और उसके बाद बेचती है। कितना पास थ्रू कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इन सभी स्टॉक्स पे आप नजर रखिएगा। कुणाल जी ये जानना चाहते हैं कि कॉफी के बाद क्या चाय के शेयरों के चाय के दाम भी बढ़ेंगे? बढ़ते ही हैं। बढ़ते ही हैं। तो कितना कप कर देनी चाहिए इन्हें पर दिन? इससे पहले कि बढ़े ज़्यादा पी लें? फायदा क्या है? फायदा चाय का फायदा नुकसान कैसे देखना चाहिए उसका एक फॉर्मूला है। ओके। हाँ, चाय अगर कोई पिलाए तो फायदेमंद है, अपने को पिलानी पड़े तो नुकसान है। करेक्ट। तो कुणाल जी बताएं, क्या चाय का कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे वरुण की रिसर्च के दम पर? अनिल जी देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं अनिल जी, बिल्कुल 100% सही बात है। जो हमारे आरके चार्ट कॉर्नर के सीनियर सिटीजन पार्टनर यानी कि सीनियर पार्टनर राकेश जी हैं, अनिल जी पहले क्या करते थे कि जब कभी वो चाय पे इनवाइट करते थे खुद भी साथ में चाय पीते थे। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने क्या किया अनिल जी, कॉस्ट कटिंग के लिए केवल अनिल जी मुझे चाय ऑफर करते हैं और खुद चाय नहीं पीते हैं। तो अनिल जी इससे क्या होता है, सामने वाला भी तकल्लुफ में कहता है कि चलिए रहने दीजिए, कभी और पिएंगे। तो अनिल जी ये स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है कॉस्ट कटिंग के लिए। और ये तो तभी जब दाम बढ़े हुए नहीं है। हाँ, अब बढ़ेंगे तो बढ़ने के बाद तो क्या होगा सोचिए। तो चलिए, चाय के दामों में बड़ी तेज कॉफी के दामों में बड़ी तेज उछाल होती दिख रही है। इसी पर रिसर्च पर एक राय जरा धर्मेश जी की ली जाए। धर्मेश जी, बड़े अच्छी तेजी बन रही है कॉफी के दामों में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़िया एक्शन आता हुआ दिख रहा है। बताएं सर, कुछ पसंद है आपको? अली जी, मैं कॉफ़ी चाय दोनों नहीं पीता हूँ और ट्रैक भी नहीं करते, बिकॉज ये कमोडिटी स्पेस है और थोड़ा बहुत भी वेदर कंडीशन चेंज होने में डिमांड सप्लाई में प्राइस में काफ़ी एक्शन हो जाता है। सो अवॉइड करके ही चलते हैं ये सब स्पेस पे। ओवरऑल टाटा कंज्यूमर एक ट्रैक करते थे, बट ये कॉफ़ी के बढ़ते प्राइसेस टाटा कंज्यूमर के लिए थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा, बिकॉज उनके इनपुट प्राइसेस बढ़ जाएंगे जो स्टारबक्स के थ्रू सेल करते हैं। तो ये है आपके लिए कॉफ़ी, इसके दाम बढ़ रहे हैं। शेयर्स में देखते हैं अगर एक्शन आएगा नहीं। आज तो वैसे थोड़ी कंज्यूमर पर उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर होल्ड आउट कर रहा है। सीसेल प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफ़ी, इन पर भी आपको रखनी है नज़र। कुछ बड़ा एक्शन काउंटर्स पर बना नहीं है। थोड़ी रिकवरी जो आई थी बाजार में, अब वो वहीं पर रुक गई है। उससे ज़्यादा अब आपको खरीदारी नहीं आती हुई दिख रही है। तो स्टॉक्स थोड़े अटके हुए हैं इस समय। एक और खबर आई है, वैसे हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन ज़रूर बना था। सीमेंट कंपनीज के लिए खबर आई है। आज ऑफ कोर्स वैसा रिएक्शन नहीं आ रहा है, स्टॉक्स तो थोड़े कमजोरी हैं, बट सीमेंट कंपनीज के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। सरकार की तरफ से एक डेडिकेटेड सीमेंट कॉरिडोर बन रहा है, यानी कि सीमेंट के मूवमेंट के लिए रेलवेज का जो मूवमेंट होता है, सीमेंट का कॉस्ट, रॉ मटेरियल होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। कितना फायदेमंद हो सकता है सेक्टर के लिए, आई समझते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए इस खबर का इम्पैक्ट। बिल्कुल,
कई सारी सीमेंट कंपनीज के लिए फायदे वाली खबर होती हुई दिखेगी, क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ रेल मंत्री की पहले जो बैठक हुई थी, उसके बाद ये डिसीजन निकल के आया कि जो रेलवेज जो डेडिकेटेड सीमेंट फ्रेट कॉरिडोर जो है वो बनाएगा। उसी के साथ साथ उन्होंने एक निर्णय ये भी लिया कि जो 500 किलोमीटर के अंदर कम की दूरी वाले जो फ्रेट हैं उनकी जो समीक्षा है वो भी होने वाली है। अब सीमेंट कंपनियों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आप इनका फ्रेट एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देखेंगे तो इन सारी सीमेंट कंपनियों का लगभग 20% से भी ज़्यादा जो है वो सिर्फ फ्रेट एक्सपेंसेस जो है वो रेवेन्यू का 20% से ज़्यादा भी है जो आता हुआ दिखता है। उस हिसाब से अगर यहाँ पर डेडिकेटेड सिर्फ सीमेंट का फ्रेट कॉरिडोर बनता है तो इनके लिए काफ़ी फायदा हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर आप परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू की बात करेंगे कि फ्रेट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू किस कंपनी का कितना है, श्री सीमेंट का लगभग 23% है, अल्ट्राटेक सीमेंट का भी 22% है, जेके लक्ष्मी सीमेंट जेके सीमेंट का 20% के आसपास है, इंडिया सीमेंट का 21%, ओरिएंट सीमेंट का 27% के आसपास का जो है जो सिर्फ फ्रेट और फॉरवर्डिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है। तो ऐसे में अगर एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनता है तो ये इस खर्चे में कंपैरेटिवली जो है कमी आने का अनुमान है और उसके चलते हो सकता है आने वाले समय में मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखे। मार्जिन इंप्रूव होते दिखेंगे बिल्कुल, क्योंकि अगर ये खर्चा कम हो जाएगा तो डेफिनेटली मेरा EBITDA बढ़ने लग जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट कॉस्ट बिल्कुल, और बड़ी फ्यूल कॉस्ट 20% ऑफ रेवेन्यू है। धर्मेश जी, इतना बड़ा बेनिफिट आ सकता है अगर फ्रेट कॉस्ट कम हो जाए? रेलवे की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बिल्कुल, आई मीन 2-4% का इनको EBITDA मार्जिन में इंप्रूवमेंट तो आ जाएगा फ्रेट कॉस्ट कम। और ये जो 22-30% का जो फ्रेट कॉस्ट अभी बता रहे हैं ये एलिवेटेड फ्रेट कॉस्ट है। ये काफ़ी आई मीन जो प्राइसेस बढ़े थे डीजल पेट्रोल के पिछले साल में उसके कारण इनके EBITDA मार्जिन में डिक्लाइन हुआ था और फ्रेट कॉस्ट एज अ परसेंटेज बढ़ता नजर आया था। अगर आप नॉर्मलाइज देखोगे तो ये अराउंड 13-14% के आसपास हुआ करता था 2 से 3 साल पहले। मुझे लगता है कि विद डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के बाद ये उधर ही आके नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट इसमें टाइम लगेगा। ये अभी पास होगा, बनेगा, 2-2.5 साल तो इसमें लग जाएंगे इसको पूरा इम्प्लीमेंट होते हुए। बट अच्छी बात यह है कि जितने भी मैनेजमेंट्स थे सीमेंट कंपनीज की, चाहे वो जेके सीमेंट हो, श्री सीमेंट हो, अल्ट्राटेक हो, सबके मैनेजमेंट ने EBITDA मार्जिन में इंप्रूवमेंट का गाइडेंस दिया है। उनके इनपुट प्राइसेस जो है बेसिकली पावर एंड फ्यूल जो कॉस्ट है वो कम हुए हैं, उसके कारण इनको लगता है कि हम 150 से 200 रुपये EBITDA पर टन बढ़ के आएगा, तो जो अच्छी बात है इस सीमेंट कंपनीज के लिए। वॉल्यूम ऑफटेक चल ही रहा था और प्राइस हाइक्स भी इन्होंने लिए हैं, तो मुझे लगता है कि आज का जो करेक्शन है मार्केट में, इस गिरावट में जिन्होंने बाई नहीं किया उनको सीमेंट कंपनी बाई करनी चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट इज द टॉप पिक, फॉलोड बाय जेके सीमेंट एंड डालमिया भारत। एक है दालमिया, ये 3 सीमेंट कंपनीज हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। पसंद आ रहा है श्रीकांत जी को। आज वैसे थोड़ी कमजोरी दिख रही है, बट वही मौका होता है जब स्टॉक फिसलते हैं तो आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। बाय द वे, IRB इंफ्रा फ्रेश मूव आई, अभी 33 के लेवल पर सुमित जी से बात हो रही थी, 34 का लेवल आ गया। अनिल जी भी कह रहे थे कि थोड़ा मुनाफा बुक कर लीजिए या फिर होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है। 34 का लेवल भी अभी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। स्प्लिट एडजस्टेड बेसिस पर 340 का लेवल ही हो जाता है तो नजर रखिए, जबरदस्त मोमेंटम में आया है आपके लिए IRB इंफ्रा। आज देखते हैं यहाँ से मूव दिखाता है या नहीं। सुमित जी, IRB इंफ्रा सुपर हिट रहा, आइए आपके दूसरा सुपर हिट कॉल लिया जाए। बिल्कुल बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल और रडार पे आया। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 894.50, 894, 894 रुपए का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है कोरोमंडल। कोरोमंडल के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि कोरोमंडल के अंदर यहाँ पे बिकवाली करके काम करना चाहिए। स्टॉक पिछले 5 से 7 दिनों के लोअर लेवल्स पे आ चुका है। स्टॉक ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ये ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर कोरोमंडल के अंदर यहाँ से नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। 908, 910 ये ऊपर में रेजिस्टेंस है। 910 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के कोरोमंडल में बिकवाली करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 880 रुपए का इसका पहला टारगेट होगा, 875 रुपए का इसका दूसरा टारगेट होगा। 2 से 3 दिन का व्यू लेके काम करें, कोरोमंडल में बिकवाली करें 880, 875 के टारगेट्स के लिए 910 के स्टॉप लॉस से। कोरोमंडल ब्रेकडाउन आ रहा है, इसमें फ्रेश सेलिंग आइडियाज अब निकल कर आ रहे हैं आपके लिए। ढूंढ रहे हैं सुमित जी कहां पर आपको और सेलिंग करने की जरूरत है, और अब एग्रो केमिकल स्पेस का भी एक काउंटर आपको आते हुए दिखा है। बाय द वे, अब निफ्टी डेज लो पर आया, 17,550 के लेवल पर आ रहा है, 250 पॉइंट का कट अब आपको निफ्टी में दिख रहा है। बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा स्टेबल होता है, बैंक निफ्टी भी अब फिसला है, तो आई थिंक बैंक्स की फ्रेश सेलिंग हुई है जिसकी वजह से आपको बाजार में प्रेशर बनते हुए दिख रहा है और यहीं से फिर गिरावट भी बन रही है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स तो फिसले ही हैं। M&M में भी थोड़ी फ्रेश वीकनेस आई है, इंडियाबुल्स हाउसिंग भी आपको गिरते हुए दिखा है।
तो फ्रेश वीकनेस बाजार इस समय संकेत दे रहा है। कैश स्टॉक्स पर ही पूरी नजर बनी हुई है और वहीं पर आपको फिर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक खास रिसर्च हमारी टीम ने करी है सर, एक काउंटर ऐसा जो ये लगातार हम हाईलाइट करते हैं ना, मंथली पैसेंजर ट्रैफिक इतना बड़ा डेटा जो आता है, हाँ हवाई ट्रैफिक जो एयरलाइंस को तो इसका फायदा होता है सर। एक और कंपनी है जिसको इसका फायदा होता है और जुड़िए, और कितना फायदा होता है अगर आपको एयर ट्रैफिक मूव कर रहा है ये जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए कौन सी कंपनी है, कौन सा स्टॉक है और ऑफ कोर्स क्या क्या यहाँ पर होता है। देखिए कंपनी का नाम है ड्रीमफोक सर्विसेज। अब इसका कोरिलेशन अगर सबसे पहले अगर आप देखेंगे कुछ दिनों में अगर आप अपडेट देखेंगे, फरवरी में एयर ट्रैफिक पैसेंजर का एक आंकड़ा आया, एक दिन में लगभग 4.5 लाख पैसेंजर्स ने ट्रेवल करा, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इतिहास बन चुका था। अब जनवरी 2023 की बात करें तो महीने दर अगर आप YOY आधार पर अगर आप देखेंगे तो एयर ट्रेवल पैसेंजर्स जो हैं वो लगभग 96% YOY जो पैसेंजर्स का ट्रैफिक है वो बढ़कर आया। अब एक कोरिलेशन तो क्लियरली हम समझ में आता ही है कि चलो अगर ड्रीमफोक सर्विसेज अगर लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो जितने पैसेंजर्स वहां पर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पर फायदा हो गई सही। पर हमने कोरिलेशन फाइंड करने की कोशिश करी कि कितना पैसेंजर्स में बढ़ोतरी होती है उससे उनकी आय में कितना परसेंटेज रेवेन्यू आ सकता है। अगर आप देखेंगे पिछले 5 महीने का एवरेज औसतन डेली ट्रैफिक का डेटा देखेंगे, वहां पर भी आपको दिखेगा लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो अक्टूबर में 3.7 लाख था, फिर बढ़ के 3.9 हो गया, फिर 4.1 हो गया, फिर बढ़ के 4.2 हो गया। ये तो ये वाला डेटा हो गया। अब कोरिलेशन की कितनी बढ़ोतरी होती है एयर ट्रेवल पैसेंजर्स में, उससे इनकी आय कितनी बढ़ती है। एक कोरिलेशन अगर ऑन एन एवरेज औसतन की अगर आप बात करेंगे तो अगर 1% YOY अगर आप देखेंगे एयर ट्रेवल पैसेंजर्स में बढ़ोतरी होती है तो इनकी आय दोगुने से भी ज्यादा, मतलब 2% से भी ज्यादा जो है बढ़ती हुई आती है। एग्जैक्ट अगर मैं एवरेज की बात करूं तो लगभग 2.7% बढ़ती हुई आती है। और ये कोरिलेशन हमने सिर्फ क्वार्टरली ही नहीं एनुअली भी चेक करा। अभी जस्ट आपके सामने डेटा भी आ जाएगा। Q3 FY23 की अगर आप बात करेंगे तो एयर ट्रैफिक डेटा जो 24% YOY बढ़कर आया, कंपनी की आय 108% बढ़ी। Q2 FY23 में जो ट्रैफिक डेटा 80% बढ़ के आया, कंपनी की आय 185% बढ़ी। Q1 FY23 की अगर आप बात करेंगे तो एयर ट्रैफिक डेटा 220% के आसपास बढ़कर आया, कंपनी की आय 540% YOY आधार पर बढ़कर आई। FY22 की बात कर लीजिए, ये अभी हम क्वार्टरली बात कर रहे थे, अब हम एनुअली बात करेंगे। अगर FY22 में 71% ट्रैफिक बढ़ा, कंपनी की आय लगभग 166% के आसपास बढ़ती हुई दिखी। FY21 में आपको दिखेगा लगभग लाइक टू लाइक रहा कि अगर एयर ट्रैफिक डेटा जो है वो 60-70% के आसपास गिर कर आए तो कंपनी की आय भी गिर कर आई। और उसी के साथ साथ अगर आप FY20 देख लीजिए, FY19 देख लीजिए, वहां पर भी FY19 में भी 11% अगर ट्रैफिक बढ़ा तो इनका आय जो है वो 50% बढ़ती हुई दिखी। और अभी जो लगातार अपडेट जो आ रहे हैं वो एयर ट्रैफिक डेटा के बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से एयर ट्रैफिक डेटा बढ़ रहा है उस हिसाब से ड्रीमफोक सर्विसेज के कंपेरेटिवली आने वाली तिमाही आप देखेंगे या फिर ये वाली तिमाही जो आएगी उसमें आपको दिखेगा, हो सकता है कि रिजल्ट बहुत अच्छे आते हुए दिखे। आप कह रहे हैं कि अगर एयर ट्रैफिक 1% बढ़ता है लेट्स से, तो इनकी आय में डायरेक्टली 2.5% की बढ़त आती है। वो डायरेक्ट कोरिलेशन है। ये डायरेक्ट जो हमने अभी तक मतलब 3 तिमाही का देखा, 4 एनुअल्स का डेटा देखा, उससे कोरिलेशन बैठ रहा है। तो जितना जितना एयर ट्रैफिक बढ़ेगा उतना ज्यादा इनकी एग्जैक्ट आय बढ़ेगी। चलिए ड्रीमफोक्स स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में आ ही रहा है, रेडार पर रखने लायक है। धर्मेश जी कवर करते हैं रिसेंटली लिस्टेड ड्रीमफोक्स? नहीं दीपांशु, ये मैं कवर नहीं करता हूँ। कोई बात नहीं, एक बार कुणाल जी से चार्ट चेक तो लिया ही जाएगा। कुणाल जी ड्रीमफोक्स कुछ कैश स्टॉक्स हैं जो अभी भी होल्ड आउट कर रहे हैं और ऑफ कोर्स इस खबर के दम पर स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में 2.5% ऊपर, 2.25% ऊपर, 433 का लेवल सर। देखिए दीपांशु, हालांकि डेटा लिमिटेड है लेकिन एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 440 के आसपास, 433 का भाव है और 440 को इस स्टॉक ने जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद कुछ खास इसने उसके ऊपर ट्रेड किया नहीं है। तो जैसे ही स्टॉक 440 को पार करेगा मुझे लगता है कि इस पर जो अभी तक एक प्रेशर था वो समाप्त हो जाएगा और फिर आपको 480 490 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, एक बेस बन चुका है। 440 के ऊपर मेरी खरीदारी कराए। ओके, तो ये है आपके लिए ड्रीमफोक्स पर राय आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते आगे, कैश का ऑप्शन जय ठक्कर तैयार। बताएं जय। अनिल जी 17,500 मार्केट अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, बट देन ओवरऑल मैं कहूँगा कि रुझान तो मार्केट का नेगेटिव ही है। तो इसके लिए 2 मार्च की एक्सपायरी का 17,400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है जो अभी मिल रहा है 70 पर।
रणजीत जी इसको दो वे में खरीद सकते हैं, एक अभी 70 में खरीद सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत भी अगर डीप आता है टिल द लेवल्स ऑफ से 57 तो फर्दर ऐड कीजिएगा, अगर नहीं आता तो अभी 70 वाला तो होल्ड ही कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी यहाँ पे स्टॉप लॉस जो नीचे की तरफ होना चाहिए डेट वुड बी एट 24 बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। 24 रुपये का स्टॉप लॉस होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, 70 पर खरीदे। पहला टारगेट अनिल जी इसका 127 का बन रहा है एंड सेकेंड टारगेट इज़ 153। सो 127 153 ये दो टारगेट्स के लिए 17,400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 2 मार्च की एक्सपायरी का खरीदना है। बाउंस बैक आया तो नीचे आपको फर्दर ऐड करने मिल जाएगा 57 के आसपास, डेफिनेटली वहाँ पे खरीदना है। मेरा ये मानना है अनिल जी के 17,400 ये लेवल टेस्ट होने चाहिए। निफ्टी में अगर बाउंस बैक आ भी जाता है तो उसके बाद 17,400 तक के लेवल्स आपके टेस्ट हो सकते हैं मार्केट में, वो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा अनिल जी। 17,400 वो होल्ड आउट होता है कि नहीं वो देखना रहेगा। वहाँ से होल्ड आउट हुआ तो में भी थोड़ा बाउंस बैक आएगा, वो तोड़ता है तो आपको फर्दर एक सेल ऑफ टिल लेवल्स ऑफ 17,200 17,100 भी देखने मिलेगा। तो ये है आपके लिए जय की तरफ से और मूड खराब करने वाली बात। 17,600 तो टूट गया, अब 17,400 जय को दिख रहा है। खरीदारी करें अगले हफ्ते की एक्सपायरी की, ना कि कल की, ये ध्यान जरूर रखेगा। 2 मार्च की जो एक्सपायरी है उसमें 17,400 का पुट खरीदना है। 57 से 70 की रेंज में आप खरीद सकते हैं और 127 153 के टारगेट्स के लिए तो बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं और एक्सपेक्टेशन है कि बाजार यहां से और फिसलना ही चाहिए, जो जय को स्क्रीन पर भी दिख रहा है। सचिन जी के लिए बिगुल BTS डबल टी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर M&M के बाद मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स में भी एक ब्रेकडाउन रजिस्टर हो रहा है एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई थी पिछले हफ्ते में, बट फिलहाल जिस लेवल को इसने ब्रेक किया है मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए ऑन द लोअर साइड। तो मार्च सीरीज का फ्यूचर यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी जो लगभग अराउंड 433 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 438 पे एंड टारगेट नीचे लगभग अराउंड 421 तक अवेलेबल है। तो फ्रेश बिकवाली करने की सलाह होगी टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में मार्च सीरीज की। टाटा मोटर्स ये है फ्यूचर्स जहां पर बिकवाली करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। 438 का स्टॉप लॉस लगाइए और 421 के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। मार्च महीने का फ्यूचर है, ध्यान में रखिएगा, कल वाला मत बेच दीजिएगा, नहीं तो फिर रोल ओवर करना पड़ जाएगा। इस बीच एक्शन कमजोरी की तरफ ही है और लग रहा है अब 40,000 भी होल्ड हो जाए दीप तो बड़ी बात है। 17,600 के नीचे बैंक निफ्टी भी बंद होने को तैयार है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बंद होने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बाजार का सेंटिमेंट कैसा है ये बताने के लिए तैयार है वरुण। वो नहीं तो हमें पता है कि खराब है। कितना खराब है ये आप बताओ। हाँ, ये मैं बताऊंगा। हाँ, तो अनिल जी देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स रहते हैं ये जांचने के कि बाजार का सेंटिमेंट कैसा है, और उसी में एक पैरामीटर होता है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। आज का भी अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो निकल के देख लेंगे ना तो ऑलमोस्ट 1:4 1:5 के आसपास होगा, यानी कि एक चढ़ने वाले के सामने 4 या 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि गिर रहे हैं। और ये आज का हाल नहीं है बल्कि पिछले कुछ समय का देखेंगे तो हाल ऐसा ही है, और जो कि साफ दर्शा रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है काफ़ी खराब हो चुका है। और इतना खराब है कि 2020 जब आपने गिरावट देखी थी उसके बाद का सबसे खराब रीडिंग जो है एडवांस डिक्लाइन की वो देखने मिली है। मार्च 2020 में अगर एडवांस डिक्लाइन आप देखेंगे तो करीब करीब 0.59 के आसपास आ चुका था NSE का, यानी कि ऑलमोस्ट, ये पूरे महीने की एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं। ऑलमोस्ट वो टाइम पे एवरेज जो था 0.6 के आसपास था, 0.59 के आसपास था, यानी कि पूरे महीने एक चढ़ने वाले के सामने 2 गिरने वाले थे। अब यहाँ पे जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो करीब करीब 0.7 के आसपास आ चुका है फरवरी महीने का। इनफैक्ट आज की अगर आप गिरावट देख लेंगे तो ये 0.7 के भी नीचे जा चुका है। इनफैक्ट सिर्फ यही महीना नहीं है बल्कि लगातार पिछले 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का सेंटिमेंट देखने मिल रहा है। अगस्त 2022 में एडवांस डिक्लाइन जो है वो 1.12 के आसपास था। उसके बाद से आप देखिए लगातार 1 के नीचे ये ट्रेल कर रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और इसमें सबसे जब हालत खराब थी वो सितंबर में 0.85 थी, जैन में 0.79 पे आया, और अब फरवरी में ये इससे भी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। एडी लाइन जो है वो भी काफ़ी नीचे आ चुकी है, और ये समझाता है कि मार्केट का मूड और माहौल जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी देखेंगे तो पिछले कुछ समय में वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी दोनों में गिरावट आई है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था
जो कि कह रही थी कि मिड कैप्स में जिस तरह की गिरावट हुई है उसके चलते कहीं ना कहीं एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिगड़ा है और मिड कैप और लार्ज कैप्स के बीच में जो वैल्यूएशन गैप है ना वो भी पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है। तो छोटे मजोर स्टॉक्स में गिरावट हो रही है जिसके चलते आपने देखा कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है और अब इस स्थिति में पहुंच चुका है कि अगर ये आज की गिरावट और एक दो दिन इसी तरह की गिरावट हुई तो शायद हम मार्च 2020 के लेवल के आसपास भी पहुंच जाएंगे। मार्च 2020 का लेवल इतना, क्योंकि आप 0.7 दीप मैंने कल का लिया था तो 0.7 तक था, आज ये आप देखो 1:4 1:5 के आसपास है, तो ये और खराब, ऐसे ही 3-4 दिन और खराब हुए तो वैसे भी फेब खत्म होने आ रहा है तो आपका एवरेज तो वैसे ही गड़बड़ा जाएगा। अनिल जी इतना खराब सर, इतना खराब सेंटिमेंट, ये तो सेंटिमेंट इंडिकेटर ही माना जाएगा। एब्सोल्युटली, एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो सेंटिमेंट इंडिकेटर है, सबसे बड़ा यही है कि कितने शेयर बढ़ रहे हैं कितने शेयर घट रहे हैं। तो मार्च 2020 वाली सिचुएशन में आ गए हम। अनिल जी 0.59 एनएससी का मार्च 2020 में था, अभी 0.70, आज की गिरावट अगर ले लो तो अभी 0.6। कल अपडेट करोगे आप? कर दूंगा अनिल जी अपडेट। कर दूंगा कि करना ही है? कर दूंगा क्या होता है? करना ही मतलब करूंगा अनिल जी। रिक्वेस्ट को ऑर्डर ही समझो। अरे भाई साहब ऐसे टाइम पे बहुत जरूरी है, इस तरह के इनपुट्स बड़े काम आते हैं एक्चुअली, ताकि लोगों को आइडिया लगता है कि भाई एक्चुअली सिचुएशन क्या है। ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग और काम के भी है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी कि कितने शेयर बढ़े कितने घटे, उनका जो रेशियो है वो आपको दिखाता है। तो अब ये लोएस्ट लेवल पे चल रहा है, इसका मतलब बड़ी नहीं है, सब घट रहे हैं, सब घटी है। करेक्ट। तो इंडेक्स भले आपको ऐसा लग रहा हो कि 17,500 है, लेकिन इंडेक्स से बाहर मामला बड़ा गड़बड़ है, वो आपको यहाँ दिख रहा है। तो अनिल जी आप पिछले 6 महीने का डेटा भी देखेंगे तो निफ्टी अगर आप देखोगे ना तो करीब 1.5-2% बढ़ा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप को अगर आप देखोगे तो करीब 1.5 से 2% गिरे हैं। अरे बाबा 1.5-2% में कोई तकलीफ नहीं, गिरा दो, लेकिन 1.5-2% भाव देखो। भाव बहुत ज्यादा है। भाव तो ऐसे गिरे पड़े। जरा कुणाल जी के अनुभव का लाभ लिया जाए। जरा कुणाल जी बताएंगे जरा कि ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो मामला है इतना खराब दिख रहा है, मार्च 2020 जैसी तस्वीर दिखा रहा है, कुछ विशेष टिप्पणी करेंगे आप? अनिल जी बिल्कुल, देखिए अनिल जी मैं भी अभी जैसे ही मैंने ये सुना अनिल जी मैंने तुरंत एडवांस डिक्लाइन रेशियो को प्लॉट किया और अनिल जी बिल्कुल ये बात सही है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो कमजोर हुआ है। लेकिन अनिल जी अगर टेक्निकली देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो का ट्रेंड देखना चाहिए रादर देन कि हम उसको इंडिविजुअल डे टू डे देखें। तो अगर आप ट्रेंड देखें तो उसमें कमजोरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको मार्च 2020 से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। ट्रेंड देखें तो कमजोर जरूर है, तो कुछ कमजोरी चार्ट पर जरूर दिखाई दे रही है। कमजोरी चार्ट पर जरूर दिखाई दे रही है और ऑलरेडी आप मार्च के लेवल्स पर आते हुए दिख रहे हैं। जो 3 साल पहले कोरोना की गिरावट हुई थी, अब बाजार आई डोंट नो क्या डर है, ऑफ कोर्स वहां से तो हम काफी संभले हुए हैं, बट फियर इस समय स्टॉक्स के गिरने का थोड़ा ज्यादा बना हुआ है। आइए 3:20 की अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी ली जाए। सर हमारे बाजार का तो अभी पूरा विस्तार में डिस्कशन कर लिया। 250 निफ्टी, 250 निफ्टी और 700 बैंक निफ्टी आपको नीचे दिख रहा है। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स पर भी है। ग्लोबल मार्केट्स डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की बढ़त दिखा रहे हैं, हालांकि कल यहाँ पर भी 2-2% की गिरावट आपने देखी है। यूरोप में 1% की वीकनेस है और बाकी तो सारे जो संकेत हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। सर कोई ऐसा बड़ा डेटा आज नहीं आने वाला है, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट डेटा है और वो है आपके लिए फेड बैठक के मिनट्स। क्या आगे और रेट हाइक्स के संकेत दे सकते हैं जो कल बाजार में डर बना था? पता नहीं दीप की अमेरिकी बाजार कैसा करेंगे। 200-400 ऊपर भी हो सकते हैं, 200-400 नीचे भी हो सकते हैं। अंदाज लगाना मुश्किल काम है और वो अंदाज लगाने की हम कोशिश भी क्यों करें। हमें जो दिख रहा है वो उस पर ज़्यादा भरोसा करें, जो दिख रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। 17,600 के नीचे की क्लोजिंग आपको एकदम सावधानी का इशारा करती है। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपको हल्की करनी चाहिए एज ए डिसिप्लिन, और अगर हल्की नहीं करना चाहें तो पुट जरूर लेकर रखें इस तरह के बाजार में, ताकि आपकी नीचे की रिस्क, अगर समझो भगवान ने अगर 500-700 पॉइंट डाउन निकल जाए तो क्या करो, तो आपके पास पुट होना चाहिए। फिर आपको लगेगा अरे 17,600 के नीचे तो पूरे फरवरी के बाद पहली बार बंद हुआ, ये तो दिख ही रहा था, ले लेते तो ठीक था। ये सारी चीजें बाद में ख्याल आती है। जैसे 17,825 की कल की क्लोजिंग पे नहीं आया ना, अब आया। तो इसलिए हेजिंग वाला इंस्ट्रूमेंट, और आज तो वैसे भी अगर आप हेजिंग करते हैं तो कल के ऑप्शंस की प्रीमियम बहुत ज्यादा है नहीं, बिल्कुल कि आपको बड़ा वो तकलीफ देने वाला मामला हो। तो अगर है लॉन्ग पोजीशन तो कम करें या हेज करें। बैंक निफ्टी 40,350 के नीचे बंद हो रहा है, खराब बंद हो रहा है। यहाँ पर भी आपको हेज करना चाहिए या पोजीशन कम करनी चाहिए। राय क्लियर कट है, लेने की राय तो अभी है नहीं, कल की कल दिखी जाएगी। कल की कल देखेंगे, ठीक है सर। पोजीशन है, रिस्क के हिसाब से होल्ड करिए, हेज करिए या फिर एग्जिट कर लीजिए। लेना तो नहीं है इस समय। क्लियर व्यू अनिल जी का। कल ऑफ कोर्स मंथली एक्सपायरी भी रहेगी। आइए एक्सपायरी की बात निकली है तो बैन से बेनिफिट
अब तो कुछ एडिशन होने नहीं वाला, आई डोंट नो। कुशल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपडेट ले लेते हैं उनसे। कुशल बताएं, एक दिन बचा है, कुछ हो सकता है? देखिए, होने की संभावना तो कम है, बट जो आंकड़े आ रहे हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के हिसाब से वो मैं बता देता हूँ। आइडिया जो बैंड में बना हुआ है वो 92.9% है अभी उसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो वो एनी विच बना ही रहने वाला है। साथ साथ डेल्टा कॉप 91.7% है, पर जैसे कि सर भी बताते हैं कि यहाँ पर आखिरी 15-20 मिनटों में आपको पोजिशंस यहाँ पर घटती हुई नजर आती है। तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि यहाँ पर जो है ये जो एंट्रेंस है वो नहीं होगा। वोडाफोन नहीं निकल रहा है, वोडाफोन नहीं निकल रहा, और शायद मतलब शायद, आई थिंक 92% आई डोंट थिंक आना चाहिए, ये तो नहीं होगा। शायद लास्ट मोमेंट में कम हो जाएगी, है ना, 8-9 मिनट। हाँ, मुश्किल है। ओके, चलिए आइए आखिरी मिनटों में जा रहे हैं और बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, सेल कॉल रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 2505 रुपए, 2505। 2505 स्टॉक का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटो के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और ऑटो सेक्टर के अंदर एक एक करके स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। और हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले 7 से 8 दिनों में वैसे भी दबाव दिखाया है और अभी स्टॉक डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ से 2-3 दिनों के अंदर एक अच्छा गिरावट और देखने को मिल सकता है। बिकवाली करें, जिन्होंने सेल का व्यू लेके रखा हुआ है वो लोग होल्ड करें। 2550 इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2450 का इसका पहला टारगेट होगा, 2425 का इसका दूसरा टारगेट होगा। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा हीरो मोटोकॉर्प में 2550 के स्टॉप लॉस से 2450 और 2425 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, सब लोग ऑटो के पीछे पड़े। सचिन जी ने 2 ऑटो स्टॉक भेजे, सुमित जी ने हीरो मोटो भेज दिया। भाई जिन को बेचना है जल्दी देख लो, बाद में बचेंगे नहीं। कौन सा बचा है अभी? कोई बचा है क्या? टाटा मोटर्स, आइशर नहीं, टाटा मोटर्स हो गया, आइशर, बजाज तो आजकल कोई ट्रेडिंग में देता ही नहीं है। आइशर और थोड़ा बहुत मारुति कंपैरेटिवली थोड़ा मजबूत है, इसलिए उस पर कॉल आता नहीं है। आइशर बचा है, वो बड़े प्राइस का स्टॉक है। वागले साहब नहीं है ना शो में? नहीं। हाँ, नहीं तो अब तक आ गया होता आइशर मोटर्स। ना तो फिर एस्कॉर्ट्स। वागले साहब को एस्कॉर्ट्स, वागले साहब का फेवरेट एस्कॉर्ट्स। चलिए, तो ये आपके लिए बाजार पर ऑटो स्टॉक्स में भी अब वीकनेस आ रही है, कोई छुपने की जगह बची नहीं है सर इस समय, सिवाय 1-2 फार्मा काउंटर्स की। ग्लेनमार्क का चार्ट जरा पुल अप करिए, फ्रेश खरीदारी आपको ग्लेनमार्क में आती हुई दिख रही है, जरा इस पर भी नजर रखें। कुछ एक्शन बन रहा है क्या ग्लेनमार्क में? देखिए अभी एक स्पाइक आया, बढ़िया वाला स्पाइक आया, अच्छी मूव दिख रही है ग्लेनमार्क में। जय जरा देखें ग्लेनमार्क, बाकी फार्मा स्टॉक्स भी थोड़ा होल्ड आउट कर रहे हैं, ग्लेनमार्क डेज हाई पर। बिल्कुल, ग्लेनमार्क काफ़ी बढ़िया मोमेंटम में है दीप, और मैं कहूँगा कि देखिए ये अपने इम्पोर्टेंट एक लेवल के आसपास आ चुका है, दैट इज़ 440-45 जोन। इसके ऊपर अगर दीप ये ट्रेड करता है देन डेफिनेटली इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आपको आते हुए देखने मिलेगा, बिकॉज अबाउट दीज लेवल्स ग्लेनमार्क में 480 तक के भी हाईज हमें देखने मिल सकते हैं दीप। अगर आप देखेंगे तो ये पूरी राइज या बाउंस हमें जो देखने मिल रहा है ग्लेनमार्क में, उसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हमें देखने मिल रहे हैं, और नियरली अराउंड मैं कहूँगा कि जो बेस बनाए इस स्टॉक ने 370 से 440-45 के आसपास का एक ब्रेकआउट के रेजिस्टेंस जोन था, उसी के आसपास ये आ चुका है। इसके ऊपर अगर कल फॉलो बाइंग आपको देखने मिलती है दीप, देन डेफिनेटली ग्लेनमार्क विल बी अ गुड बाय। 480 तक का मूव आपको देखने मिल सकता है। सो अग्रेसिव ट्रेडर्स इसके 450 के कॉल नेक्स्ट मंथ के लेके जा सकते हैं, एंड रिस्क अवर्स ट्रेडर्स में भी कल 445 के ऊपर ट्रेड करें, सो लॉन्ग पोजीशंस ऐड करें 480 के लिए। तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क, जिस पर आपको रखनी है नजर। फार्मा के लिए आज फिर भी रिलेटिवली बेटर डे रहा है, कुछ ऐसे बड़ी मूव भी नहीं आई है, बट औरो ग्लेनमार्क यहाँ पर आपने थोड़ा एक्शन देखा है। इप्का, एबिट, एल्केम ये भी थोड़े ठीक ठाक ही आपको कारोबार करते हुए देखें। डिवीज में भी हल्का फुल्का आपको खरीदारी वाला ही रुझान दिखा है। आईटीसी ने भी होल्ड आउट करा है, और रेडीज, आज सुबह रेडीज की भी बात हो रही थी। इनफैक्ट शुभम जी का कॉल भी आया था रेडीज पे, 4500 का कॉल खरीदना था, इसने भी थोड़ा सा होल्ड आउट करा है, बट बाकी बाजार पूरी की तरह गिरावट के साथ ही बंद हो रहा है। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी कट है, एक इस पर भी अगला लेवल जान लेते हैं। सचिन जी, रिलायंस का अगला लेवल देते हैं सर, आज 2400 का लेवल तोड़ा है, ऑफ कोर्स गिरावट में बड़ा योगदान जो है रिलायंस का भी है। जी दीपांशु, इनफैक्ट 2400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, काफी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट राइटिंग यहाँ पर नजर आई थी पिछले कुछ दिनों में, एंड जब से ये पर्टिकुलर लेवल टूटा है वहां से कंटिन्यूसली लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है विद वॉल्यूम्स। तो अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी रूम है ऑन द लोअर साइड,
सो लगभग अराउंड 2350 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर बन सकते हैं। बट हाल फिलहाल में जो एक स्विंग बनाया था 2315 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग बरकरार ही रहना चाहिए। एक काफी क्लासिक डाइवर्जेंस वहां पर एग्जिबिट हुआ था, तो मुझे लग रहा है ये जो बिकवाली हो रही है कहीं जाकर 2350 के आसपास थम जाएगी, एंड वहां से मुझे लग रहा है वापस थोड़ी सी प्राइस एक्शन स्टेबल होनी चाहिए। तो फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो उसे कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी, बट टारगेट ऑन द लोअर साइड लगभग अराउंड 2350 के आसपास ही है। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पर आप लग रहा है 2350 अगला लेवल के लिए निकल कर आता है। अदानी एंटरप्राइजेज आज का टॉप लूजर है, 11% का कट इस काउंटर में आपने आते हुए देखा है। अदानी पोर्ट्स में भी 7% की कमजोरी आपको दिखी है। ग्रासिम 3.5% नीचे, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों 2.5% के कट के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील सुबह से ही कमजोर थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसकी अभी बात चल रही थी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक माफ कीजिएगा, टाटा मोटर्स, कोटक बैंक, एमएनएम और साथ ही एलएनटी, यहां पर भी वीकनेस दिखी है। एक्सिस बैंक भी कमजोर था। सिर्फ एक स्टॉक है जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है, वो है आपके लिए आईटीसी। बाकी 49 निफ्टी के काउंटर्स आपको नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज होते हैं। इज्जत रखी है आईटीसी ने, रखी, बचा ली। एकमात्र इकलौता आधा % ही सही, बट हाँ होल्ड कर लिया। वायदा कारोबार की तरफ आते हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ही कमजोर थे। अंबुजा और एसीसी, यहां पर भी आपको कट्स दिखे हैं। एस्ट्रल, एबी फैशन, टोरेंट पावर, इंडिया सीमेंट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, टाटा केमिकल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आरबीएल बैंक, आईआरसीटीसी, साथ ही इंडियन होटल्स, डिक्सन टेक, एनएमडीसी, यहां पर भी आपको डीप कट्स दिखे हैं। ग्लेनमार्क और औरो, इन दोनों फार्मा काउंटर्स ने होल्ड आउट किया है। इप्का लैब्स और एबट में भी आपको थोड़ी खरीदारी दिखी है। वोल्टास काफी एक्टिव था। बाकी सारे समर स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम था। हनीवेल ऑटोमेशन, परसिस्टेंट सिस्टम्स, मैरिको, आज सुबह बात भी हो रही थी, सुमित जी की कॉल भी थी इस पर। बाटा 52 वीक लो से थोड़ा बाउंस बैक इस पर आया है। सिंजीन, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और साथ ही गेल और कोफोर्ज, यहां पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। कैश मार्केट के भी चुनिंदा स्टॉक्स थे जिन्होंने होल्ड आउट किया है। ऑफ कोर्स हमने मूव आती हुई देखी आईआरबी इंफ्रा में, जो 10% ऊपर क्लोज हो रहा है। आज इसका 10:1 का स्टॉक स्प्लिट था, उसके बाद जबरदस्त तेजी। थर्मैक्स 7% ऊपर था। लिंडे इंडिया, सेरा सैनिटरी, सीसीएल प्रोडक्ट्स पर रखी नजर, जो हम बात कर रहे थे, कॉफी के प्राइसेस में लगातार उछाल आ रहा है। ब्लू स्टार, एक और समर स्टॉक जहां पर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है। साइंट मैनेजमेंट से हमने बात भी करी थी, स्टॉक 2% ऊपर। सिम्फनी समर स्टॉक्स में ये भी ऊपर। आईटीआई, सुप्रीम पेट्रो और तानला प्लेटफॉर्म्स, यहां पर भी खरीदारी दिखी। यानी 17,600 नहीं, ये तो 17,550 हो, तो 17,600 के सीधे नीचे क्लोजिंग एंड 40,000 के नीचे बैंक निफ्टी आसपास आएगी, थोड़ी सी ऊपर आएगी, थोड़ी सी ऊपर बैंक निफ्टी तो लगभग यही आएगा। खराबी यदि अच्छा क्या है इसमें, कुछ अच्छा तो है नहीं। 2 बड़े लेवल के नीचे क्लोज होता हुआ दिखा। फरवरी के लोज पर जाकर बंद होते हुए दिख रहे हैं। फरवरी इसके लोज से भी ज़्यादा जहाँ से आपकी तेजी बनी थी, और ख़राब से ख़राब समय में आपने जो क्लोजिंग दी थी अभी हाल ही के रनअप में, जिसमें आपने 18,135 का हाई बनाया निफ्टी पर, और लगभग 42,000 का हाई जो आपने बैंक निफ्टी पर बनाया बजट के दिन जी। वो सारे लोज जहाँ से तेजी शुरू थी वो तोड़कर आज नीचे बंद हुए। फर्क इतना ही है, इंट्राडे वाले नहीं टूटे, क्लोजिंग वाले टूटे हैं। आइए बढ़ते आगे। साइबर ठगों ने ठगी का एक नया तरीका ढूंढा है। यूट्यूब पर लाइक या सब्सक्राइब के नाम पर धड़ल्ले से ये चल रहा है फर्जीवाड़ा। इसके लिए जालसाज बाकायदा अच्छा पैसा देने का वादा करते हैं और फंसाने के लिए शुरू में पैसे देते भी हैं, लेकिन जैसे आप उनके जाल में फंस जाते हैं, आपकी गाड़ी कमाई में वो लगा देते हैं सेंध। आखिर क्या है लाइक या सब्सक्राइब का फर्जी खेल? आज शाम 6 बजे इस पर करेंगे हम चर्चा। बताएंगे आपको कैसे ठग आपको लालच देकर अपने ट्रैप में फंसाते हैं और आपका बैंक अकाउंट साफ हो जाता है। जी बिजनेस आज ऐसे ही फर्जीवाड़े की पूरी कुंडली आपके सामने रखेगा ताकि जालसाज आपकी गाड़ी कमाई में सेंध न लगा सके। हमारा साथ देंगे चर्चा में संजय शिंत्रे साहब, जो एसपी साइबर क्राइम है मुंबई से, विराग गुप्ता साहब साइबर लॉ एक्सपर्ट, जितेंद्र जैन ये भी साइबर एक्सपर्ट है, गुप्ता साहब लॉ एक्सपर्ट है, ये साइबर एक्सपर्ट है, और संजय शिंत्रे साहब तो आप यूनिफॉर्म से समझ ही गए होंगे। ये सब जो कर रहे हैं उनको पकड़ने का काम वही करते हैं। तो लाइक वाले ठग, फ्रॉड के नए बग। मुझे भी ऐसा एक मैसेज आया था। आया? हाँ। अच्छा, रिस्पॉन्ड नहीं किया ऑब्वियसली, वो समझ गए आप, बट ये आ रहे हैं, काफ़ी प्रेवलेंट है कि आप लाइक करिए, पैसे आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। अच्छा। 150 लाइक्स के आपको इतने रुपए मिलेंगे, इतने लाइक्स के आप उतने करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, बैठ के सिर्फ वीडियो लाइक्स करने। ये ऐसे मैसेज कमाल ही फॉलो करते हैं। क्या कर रहे हैं लोग? एक से एक स्कैम चल रहा है सर। कल जो हम बात कर रहे थे, आपके नाम पे लोग ट्राई कर रहे थे। पॉकेट मारने का, डाका डालने का, चोरी करने का, मर्डर करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे आसान तरीके हो गए अभी लूट मार करने के। गजब हो गया।
और रोज सुनने को मिलते हैं इतने। मुझे लगता है एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वो एक्चुअल वाली जो पुलिस है ना, उससे ज़्यादा साइबर पुलिस की जरूरत पड़ेगी। एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली सर, वहाँ पर ज़्यादा काम हो रहा है और सबसे बड़ी बात कोई सुनवाई नहीं है, पता ही नहीं चलता क्या गलत हो रहा है क्या। और सारे एकदम, चलो पर्स आपका गया ना, पर्स में जितने उतने गए। हाँ, यहाँ पे तो इधर तो जितना करो पूरा साफ, लिमिट ही नहीं है, खत्म। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के झटकों से दुनिया अभी तक पूरी तरह उबरी नहीं है, लेकिन भारत में भी तेज भूकंप के झटकों की चेतावनी हुई है जारी, और ये चेतावनी आई है भारत की बड़ी संस्था NGRI के वैज्ञानिकों की तरफ से। सवाल ये कि वैज्ञानिकों की इस चेतावनी का आधार क्या है, क्या वाकई भारत में भी ऐसे झटके लग सकते हैं। किसी को डराना हमारा मकसद नहीं, लेकिन क्योंकि सरकारी संस्था की तरफ से ये अलर्ट आया है तो इस पर विस्तार से चर्चा की ज़रूरत और आपकी जागरूकता की ज़रूरत है। इसी पर हमारी इंडिया 360 डिग्री में खास कवर स्टोरी, भूकंप की चेतावनी बचाएगी सावधानी, देखना जरूर रात 8 बजे। फाइनल क्लोजिंग 17,554, 272 अंकों का नुकसान। सेंसेक्स 927 अंक नीचे 59,744 और बैंक निफ्टी 677 पौने 700 अंक नीचे 39,995, यानी कि एज गुड एज 40,000। ये है आपके लिए आज की खराब क्लोजिंग। डाउ फ्यूचर्स 4 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 5 पॉइंट ऊपर, शांत है एकदम। देखते हैं आज क्या कुछ होता है। और बाकी कल सुबह वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का भी दिन है। भरे मन से अभी विदा लेंगे, अच्छा हुआ तो खुशी के साथ स्वागत करेंगे, नहीं तो फिर सेम भरे मन से कल सुबह आप सबका फिर से करेंगे स्वागत। एक्सपायरी है, एक्सपायरी का दिन है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, आप सब लोग सुन लीजिए, कोई भी खराब मार्केट की वजह से छुट्टी नहीं लेगा। हाँ, आना सबको है। बिल्कुल। हाँ। सचिन जी और जय ठक्कर साहब, धर्मेश कांत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज मुश्किल भरे ट्रेडिंग सेशन में हमारा साथ देने के लिए। और मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।